हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने स्ट्रैटेजी देख ली होगी कि कमिंग 7 डेज के अंदर हम लोग किस तरीके से कंप्लीट माइक्रो और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को खत्म करेंगे। लाइव रिवीजन करेंगे, टू टाइम्स कंप्लीट रिवीजन विद 10 मिनट्स रिवीजन सीरीज। तो आज यहां पर जितने भी बच्चे देख रहे हैं मैं उन सबसे एक बात कहना चाहता हूं, जब बच्चे आप इंग्लिश के पेपर के बाद 3-4 दिन रेस्ट करेंगे ना, आराम करेंगे, तब तक आपका आधा सिलेबस अच्छे से रिवीजन हो चुका होगा। आई नो आज का दिन बहुत हैक्टिक रहा, पेपर आपने दिया, उसके बाद आप लोगों ने ऑब्वियसली थक गए होंगे, रात भर आपने पढ़ाई करी होगी, लेकिन यही आपको लाइफ में आगे स्ट्रांग बनाएगा कि थकना नहीं है, रुकना नहीं है जब तक हमारा काम खत्म हो ना जाए। आज जहां सारे बच्चे रेस्ट कर रहे होंगे ना, आप नेशनल इनकम को पूरा का पूरा कवर कर लोगे। 10 नंबर आपके यहां पक्के हो जाएंगे। इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स 40 नंबर का आता है। मैं आपको आज एक वीडियो में 10 नंबर पक्के कवर करा दूंगा, कंप्लीट रिवीजन, थ्योरी, न्यूमेरिकल, एवरीथिंग। साथ में आज शाम को 7 बजे इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दूंगा, रात को 9 बजे इसके एमसीक्यू करा दूंगा। मेरी तरफ से 10 नंबर आपके पक्के हैं, इससे 12 अक्षर का पेपर में नहीं आने वाला। मैं इसके अंदर सारे के सारे एनसीईआरटी के नोट्स भी कवर करूंगा, जो इंपॉर्टेंट लाइन है जहां से ट्रू फॉल्स, एमसीक्यू, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन या फिर क्लास आपके कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ना, इवैल्यूएशन बेस्ड क्वेश्चन, वो भी यहां से कवर हो जाएंगे। तो बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करना। कोशिश करेंगे अगले 1 घंटा 15 मिनट के अंदर कंप्लीट इंडियन मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम को खत्म करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किसी भी इकोनॉमी में ना देर आर 4 सेक्टर्स इन एन इकोनॉमी। पहला है हाउस होल्ड, इसको कंज्यूमर्स बोलते हैं। दूसरा है फर्म, इसको प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। तीसरा है क्लास गवर्नमेंट, और चौथा है एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर को हम लोग अब्रॉड या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। इंडिया को छोड़कर बाकी जो क्लास पूरा का पूरा वर्ल्ड है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। अब हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के अंदर चीज है, उसमें से एक चीज है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर इकोनॉमी। आपको 3 सेक्टर 4 सेक्टर नहीं पढ़ना है, आपने 4 सेक्टर के नाम पता कर लिए, लेकिन आपको पढ़ना 2 सेक्टर के बारे में ही है। और 2 सेक्टर में इनकम का फ्लो कैसे सर्कुलर होता है वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा, इस तरीके से मत बनाना, घर वगैरह नहीं, सीधे हाउस होल्ड लिखना और फर्म लिखना। हाउस होल्ड फर्म को क्या प्रोवाइड करता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, इसको फैक्टर सर्विसेज ही बोलते हैं। जिसके बदले फर्म क्या करता है? इनको पेमेंट करता है, फैक्टर पेमेंट। देखो यहाँ पे देखो गया क्या, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन फैक्टर सर्विसेज, और ये हो गया फैक्टर पेमेंट। लैंड पे रेंट, लेबर को वेजेस सैलरीज, कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और मालिक को क्या मिलता है? नॉर्मल प्रॉफिट। फिर ये फर्म क्या करेगा? इनसे सारे फैक्टर सर्विसेज लेके प्रोडक्शन करेगा, और प्रोडक्शन करके इनको क्या बेचेगा? गुड्स एंड सर्विसेज। फिर ये लोग क्या करेंगे? उसकी पेमेंट कर देंगे, दैट इज कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ध्यान रखना, हाउस होल्ड फर्म को देता है फैक्टर सर्विसेज, ये करता है फैक्टर पेमेंट, ये इनको बेचते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, ये इनको करते हैं पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि इनकम का फ्लो क्या है? सर्कुलर। हाउस होल्ड के पास सबसे पहले फर्म से फैक्टर पेमेंट आई, फिर उन्होंने उसी पैसे से इनका सामान खरीदा और कंजप्शन एक्सपेंडिचर कर लिया। दिस इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर इकोनॉमी। अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर 3 तरह के फेजेस होते हैं। पहला है जनरेशन फेज। जनरेशन फेज जहां पे प्रोडक्शन हो रहा है। अगर प्रोडक्शन होगा तो जो जो लोग प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको क्या होगा? इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि भाई सैलरी ले लो, वेजेस ले लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लो, प्रॉफिट ले लो। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन फेज। फिर जिन लोगों को वो सारी इनकम मिलेगी वो आगे खर्च करना चालू करेंगे। कोई राशन खरीदेगा, कोई स्कूल की फीस पे करेगा, कोई किसी होम लोन की पेमेंट करेगा, ईएमआई की पेमेंट करेगा। दिस इज कॉल्ड डिस्पोजिशन फेज। तो यहां पे होता है प्रोडक्शन, यहां पे होता है इनकम जनरेशन, और यहां पे होता है डिस्पोजिशन फेज, यानी कि एक्सपेंडिचर। लोगों का खर्चा, फिर वही खर्चा दूसरे की इनकम बनेगी। आगे जाके यही 3 क्या बनेंगे? मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम। प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। अब हमेशा ध्यान रखना, इसके अंदर ना 2 फ्लो की बात करते हैं, रियल फ्लो और मनी फ्लो। तो ये जो फैक्टर पेमेंट का फ्लो है फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड, और जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर का फ्लो है फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म, इसको बोलते हैं मनी फ्लो या नॉमिनल फ्लो, क्योंकि इसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट है। ये इकोनॉमी में मनी सप्लाई को मेजर करता है। लेकिन अब यहां पे जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का फ्लो है हाउस होल्ड से फर्म तक, और गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो है फर्म से हाउस होल्ड तक, इसको बोलते हैं फिजिकल फ्लो। क्या बोलते हैं इसको? फिजिकल फ्लो या रियल फ्लो। ये इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज को के प्रोडक्शन को मेजर करता है, जीडीपी को मेजर करता है। ठीक है, तो रियल फ्लो क्या है बता दिया मैंने, ये प्रोडक्शन वॉल्यूम को मेजर करता है, और इसे फिजिकल फ्लो भी कहते हैं। इकोनॉमी के ग्रोथ प्रोसेस को भी मेजर करेगा, बिकॉज
जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा समझ लो इकोनॉमी में उतना ही ज्यादा ग्रो भी होगा, इकोनॉमी ग्रो करेगी, लोग भी ग्रो करेंगे। मनी फ्लो को बोलते हैं क्लास मनी सप्लाई, नॉमिनल फ्लो, और ये मनी सप्लाई को मेजर करता है। तो मनी फ्लो क्या है? मनी फ्लो रेफर्स टू फ्लो ऑफ मनी फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड, जो फर्म से हाउस होल्ड तक गया कंजप्शन एक्सपेंड सॉरी फैक्टर पेमेंट के रूप में, और फिर यहां से जो गया कंजप्शन एक्सपेंडिचर के रूप में, दोनों ही फ्लो क्या है आपका? मनी फ्लो। तो इसको आपने लिख देना है, दैट्स सिंपल। डिफरेंस बिटवीन स्टॉक और फ्लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में डिफरेंस पूछा जाता है। स्टॉक और फ्लो का मीनिंग पूछ सकता है, है ना। एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, दो दो नंबर के 2 पॉइंट आ जाएंगे उसके अंदर, ए और बी, किसी में मीनिंग पूछ सकता है, डिफरेंस पूछ सकता है, या आइडेंटिफाई करो कि कौन सा स्टॉक है और कौन सा फ्लो है विद रीजन। तो स्टॉक वो टाइम वेरिएबल है जिसको मेजर किया जाता है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। स्टॉक वो वेरिएबल है जिसको मेजर किया जाता है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, जबकि फ्लो वो वेरिएबल है जिसको मेजर किया जाता है पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे। ये हमेशा पॉइंट होता है, कैमरा की तरह एक पॉइंट में, अभी की डेट पे, आज की डेट पे 15 जनवरी, 26 मार्च, 28 फरवरी, 4 दिसंबर, ये एक पर्टिकुलर डेट है। इस डेट पे अगर कोई चीज को मेजर करना हो तो वो स्टॉक है। और पीरियड पर एनम, पर मंथ, पर क्वार्टर, है ना, इस 6 महीने में, तो एक पीरियड की जब बात होती है उसको बोलते हैं फ्लो। स्टॉक टाइम डायमेंशनल नहीं है क्योंकि ये किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करता है, और ये टाइम डायमेंशनल है क्योंकि इसमें एक पीरियड ऑफ टाइम होता है। ये स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, नेचर स्टैटिक है, इसका नेचर क्या है? डायनामिक है। एग्जाम्पल के पेपर में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेल्थ, किसी की संपत्ति ना स्टॉक होता है, आपने सुना होगा कि मुकेश अंबानी जो है अदानी से आगे निकल गया आज की डेट पे, कल फिर अदानी जो है सेम आगे निकल गया। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कौन आगे है, इस चीज को अगर मेजर करना हो तो वो स्टॉक कॉन्सेप्ट है। दिल्ली से नोएडा का डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा, बदलेगा नहीं अगर रोड सेम है तो। स्टॉक ऑफ वाटर इन टैंक, टैंक में जो पानी भरा हुआ है वो स्टॉक है। बैंक डिपॉजिट हो गया, कैपिटल हो गया। पॉपुलेशन किसी पर्टिकुलर डेट पे, खाली पॉपुलेशन फ्लो है, लेकिन किसी पर्टिकुलर डेट पे कितनी पॉपुलेशन है तो वो पॉइंट हो गया, वो स्टॉक है। पॉकेट मनी हो गया, गाड़ी की जो स्पीड है दिल्ली से नोएडा की, देखो दिल्ली से नोएडा का डिस्टेंस वो स्टॉक है, बट गाड़ी की स्पीड चेंज होती रहती है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वो चीज क्या है क्लास? आपका फ्लो है। लाइक जो टंकी है उसमें पानी भरा हुआ है वो स्टॉक है, लेकिन अगर लीक कर रहा है पानी तो वो फ्लो है। डिमांड फ्लो कॉन्सेप्ट है, सप्लाई, कंजप्शन, एक्सपेंडिचर, सेविंग, प्रॉफिट लॉस भी पूरे साल का बनता है, नेशनल इनकम, प्रोडक्शन, जीडीपी, इन्वेस्टमेंट्स, ये सारी चीजें क्या है क्लास? आपका फ्लो है। मेरी बात ध्यान रखना, जब अगर मैं बात करूं ना बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट क्या है? बैलेंस शीट स्टॉक है, यानी कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे बैलेंस शीट क्या है? स्टॉक है। किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपने हमेशा देखा होगा बैलेंस शीट के आगे हमेशा 31 मार्च की डेट डली होती है, तो 31 मार्च को तुम्हारे पास कितना एसेट है कितना लायबिलिटी, वो स्टॉक है। लेकिन प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो है वो पूरे साल का बनता है, एक पीरियड का बनता है, पीरियड ऑफ टाइम, तो वो क्या होता है? फ्लो होता है। इन्वेस्टमेंट स्टॉक है, यहाँ पे ना चेंज इन इन्वेस्टमेंट है, नॉट इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे चेंज इन इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट स्टॉक कॉन्सेप्ट है, किसी डेट पे कितनी इन्वेस्टमेंट है, और चेंज इन इन्वेस्टमेंट क्या है क्लास? फ्लो कॉन्सेप्ट है। इवन स्टॉक इज स्टॉक कॉन्सेप्ट और चेंज इन स्टॉक इज फ्लो कॉन्सेप्ट। तो चेंज इन स्टॉक को बोलते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, वो क्या है आपका? फ्लो कॉन्सेप्ट। ध्यान रखना, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को क्या बोलते हैं? चेंज इन स्टॉक। नेट इन्वेस्टमेंट होता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। तो आप ध्यान रखना, अगर किसी कहीं कहीं क्वेश्चन में ना आपको डेप्रिसिएशन गिवन नहीं होगा, मैं आपको पीवाईक्यू कराऊंगा रात में, देखना उसमें डेप्रिसिएशन गिवन नहीं होगा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट गिवन होगा, नेट इन्वेस्टमेंट गिवन होगा। तो ग्रॉस और नेट इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस है उसे क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम क्या होता है? कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। अब यहां पे ध्यान से अच्छे से समझो क्या है, ये सारे एनसीईआरटी की लाइन है और एनसीईआरटी से उठा गया, ध्यान समझना। इन इकोनॉमिक्स द स्टॉक ऑफ अनसोल्ड और फिनिश गुड्स और सेमी फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल विच अ फर्म कैरी फ्रॉम वन ईयर टू अनदर ईयर इज कॉल्ड इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री किसे कहते हैं? जो स्टॉक आपके पास फिनिश गुड्स का है, रॉ मटेरियल का है या सेमी फिनिश गुड्स का है, वो सारा का सारा क्या होता है? इन्वेंट्री कहलाता है। वी कैन देयरफॉर इन्फर दैट चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ अ फर्म ड्यूरिंग द ईयर। क्लास ये जो साइन है ना, ये इक्वल टू का साइन नहीं है, मैं बहुत डीपली चीजों को करा रहा हूं, मैं नहीं चाहता एक सिंगल नंबर का भी आपको छूटे, चाहे 12th में चाहे सीयूईटी में। तो ध्यान रखना, इस साइन का नाम क्या है? आइडेंटिटी। तो ये साइन क्या पता पूछ ले आपसे, क्या है? ये आइडेंटिटी का साइन है, जब कोई नहीं कर पाएगा वहां आप कर पाओगे। लाइक तो जो भी चेंज इन इन्वेंट्री है वो किसके इक्वल है, यानी एक जैसा किसके है? प्रोडक्शन ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द ईयर माइनस सेल ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द ईयर। देखो, जो भी प्रोडक्शन हुआ और जो भी सेल हुआ, इसे माइनस कर दोगे तो वही चीज सिमिलर है, किसके सिमिलर है? चेंज इन इन्वेंट्री के। ठीक है, चेंज इन इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या है? स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। जो भी स्टॉक बन रहा है, फिनिश गुड्स हो चुका है या वर्क इन प्रोग्रेस है, उसको क्या बोलते हैं? चेंज इन इन्वेंट्री, राइट।
चेंज इन इन्वेंट्री टेक प्लेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। मैंने क्या कहा था, चेंज इन इन्वेंट्री पीरियड ऑफ टाइम पे होता है, इसीलिए चेंज इन इन्वेंट्री कैसा कॉन्सेप्ट है, फ्लो कॉन्सेप्ट है, देयरफॉर इट इज अ फ्लो वेरिएबल। इन्वेंट्री आर ट्रीटेड एज कैपिटल, जो इन्वेंट्री है उसको हम लोग कैपिटल की तरह ट्रीट करते हैं। एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल ऑफ अ फर्म इज नोन एज इन्वेस्टमेंट। तो जो इन्वेस्टमेंट है उसका दूसरा नाम क्या है, एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल। इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम क्या है, एडिशन टू स्टॉक ऑफ कैपिटल। देयरफॉर चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ अ फर्म इज ट्रीटेड एज इन्वेस्टमेंट। देयर कैन बी थ्री मेजर कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की तीन कैटेगरी है। First, the rise in the value of inventory of a firm over a year, which treated as investment expenditure undertaken by the firm. The second category, investment of fixed business investment, जो business में investment किया जा रहा है, which is defined as addition to the machinery, factory, building, इन सब में जो investment कर रहे हैं, right? तो जो पहला है वो inventory investment है, जो पहला है वो क्या है क्लास आपका, inventory investment है, और जो दूसरा है वो है बिजनेस इन्वेस्टमेंट। न्यूमेरिकल बनाने में काम आएगा, एक बार पेपर में सवाल पूछा भी गया था, तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कराऊंगा भी आज रात को। द लास्ट कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट इज रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट। तो ये चीज ध्यान रखना, ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा, वीडियो देख लेना, लेकिन एनसीईआरटी के अंदर अगर ये है तो क्या पता पेपर में सवाल पूछ लो, और पहले ही न्यूमेरिकल में पूछा जा चुका है। इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट्स आ जाएंगी, ठीक है। यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन अगर आपको निकालना हो तो आपको तीनों को ऐड करना पड़ेगा, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स और रेजिडेंट इन्वेस्टमेंट। चेंज इन इन्वेंट्री में भी प्लान और अनप्लान, ध्यान रखना ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सीवीटी में एक बार सवाल पूछा भी गया था लास्ट ईयर में। चेंज इन इन्वेंट्री जो होता है ना वो प्लान और अनप्लान है। इन केस ऑफ अनएक्सपेक्टेड फॉल इन सेल्स, हमें नहीं पता सेल्स में डाउन हो गया, द फर्म विल हैव अनसोल्ड स्टॉक ऑफ गुड्स व्हिच हैज नॉट एंटिसिपेटेड। अगर मान लो सेल डाउन हो गई ना तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक इकट्ठा हो जाएगा, सेल हुआ ही नहीं स्टॉक, उसको बोलते हैं अनसोल्ड स्टॉक, जो कि अनप्लान है, हमने कोई प्लान नहीं किया लेकिन फिर भी इकट्ठा हो गया। हेंस देयर विल बी अनप्लान एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्री। इन द अपोजिट केस व्हेन देयर इज अ अनएक्सपेक्टेड राइज इन सेल्स देयर विल बी अनप्लान डीक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्री। देखो अगर आपकी सेल्स बढ़ गई तो क्या होगा, अनप्लान, आपने प्लान नहीं किया था और सेल्स बढ़ गई तो माल आपका खत्म हो जाएगा, अनप्लान डीएक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का क्या हो गया क्लास, डीक्यूमुलेशन हो गया। और अगर मान लो सेल्स डाउन हो गई, सेल हुआ ही नहीं, तो अनवांटेड स्टॉक आपके पास इकट्ठा हो जाएगा, वो अनप्लान इन्वेंट्री है। क्या है क्लास, अनप्लान इन्वेंट्री। व्हाट कैन बी द एग्जांपल ऑफ प्लान एक्यूमुलेशन और डिक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्री। प्लान एक्यूमुलेशन मतलब प्लान करके आप स्टॉक को इकट्ठा कर रहे हो, ठीक है। आपने क्या किया, आपको पता है कि आपकी जो सेल्स है, यही एग्जांपल दिया हुआ है, सेल है 100, ठीक है, आपको पता है आपकी सेल जो है 100 है, आपने जो प्रोडक्शन किया वो 120 किया, तो 20 का इन्वेंट्री आपके पास ऑब्वियसली इकट्ठा होगा, उसको बोलते हैं प्लान एक्यूमुलेशन, यानी आपने प्लान करके अपने पास ज्यादा स्टॉक्स बचा के रखे हैं। दूसरा, आपको पता है सेल जो है 100 है, आपने लेकिन प्रोडक्शन क्या किया यहाँ पे 80 किया, तो इसका मतलब 20 रुपए आपको पुराने स्टॉक से निकालना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड प्लान डिक्यूमुलेशन, यानी कि एक्यूमुलेशन मतलब इकट्ठा करना जानबूझकर, है ना, और डिक्यूमुलेशन मतलब जानबूझकर क्लास क्या करना, प्रोडक्शन को कम करना और स्टॉक्स का डीएक्यूमुलेशन करना। यही एग्जांपल यहाँ पे आपको दे रखा है। टाइप्स ऑफ गुड्स मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में पूछा जाने का पूरा चांस है। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ गुड्स। पहला है फाइनल गुड्स, जो पूरी तरीके से बन के तैयार है। सच एन आइटम that is meant for final use and will not pass through any more stages of production or transformation is called final goods. असर्शन रीजन में, ट्रू फॉल्स में, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के अंदर सब चीजें आती हैं। आजकल क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल बदल गया है, तो अगर आप पुराने तरीके से रिवाइज करोगे ना तो एक बार पुराना सैंपल पेपर उठा के या इस साल का सैंपल पेपर उठा के या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, क्वेश्चन के पैटर्न चेंज हो गए। सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, घुमा फिरा क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप समझदार बच्चा नहीं हो, आपको आंसर आता भी तो भी लिख नहीं पाओगे आप, क्योंकि क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, आप समझ नहीं पाओगे पूछा क्या जा रहा है। इसीलिए मेरी रिवीजन सीरीज को जरूर फॉलो करना। स्ट्रैटेजी की वीडियो मैंने आज दिन में बना दी थी, पूरा का पूरा सिलेबस ऐसे कराऊंगा जिससे क्लास एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा पेपर में, और ना बीएसटी में आया, ना अकाउंट्स में आएगा, ना इको में क्लास आएगा, डोंट वरी। तो यहाँ पे ऑफ द फाइनल गुड्स वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन कंजप्शन और कैपिटल गुड्स। देखो फाइनल गुड्स कौन सा होता है सर, जो पूरी तरीके से रेडी टू यूज है, जिसपे और कोई काम नहीं करना, बिल्कुल बन के तैयार है, रेडी टू यूज बाय देयर फाइनल यूजर। जो भी फाइनल यूजर है उसको वो यूज कर सकता है। फाइनल गुड्स के फर्दर दो पार्ट है, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स।
अब कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं? जो हम अपने लिए खरीद रहे हैं, जिससे फर्दर कोई प्रोडक्शन नहीं करना, हम खुद खरीद रहे हैं, खुद अपने कंजप्शन के लिए खुद उसको यूज करेंगे। और जबकि कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं? मशीनरीज, जो कि अदर गुड्स के प्रोडक्शन में यूज होता है। तो वो मशीन जिससे क्लास में किसी दूसरे गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल गुड्स, अदर प्रोडक्शन के लिए। ध्यान रखना। इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं? रॉ मटेरियल, जो अभी भी प्रोडक्शन स्टेज के अंदर ही है, उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। और वो बेसिकली क्या होता है? रॉ मटेरियल्स होता है इंटरमीडिएट गुड्स, जो पूरी तरीके से बनके तैयार अभी नहीं है, जिसपे कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन होना बाकी है। बता दिया कंज्यूमर और कंज्यूमर कंजप्शन गुड्स, और लास्ट है कैपिटल गुड्स, बता दिया मशीनरी। ये फाइनल गुड्स के ही दो अलग अलग पार्ट है, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। तो फाइनल गुड्स मैंने बता दिया आपको। फाइनल गुड्स जो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों यूज करते हैं। मैंने अपने घर के लिए एसी लिया, तो एसी क्या है सर? ये एसी जो है फाइनल गुड्स है। लेकिन इस एसी पे जो खर्चा हुआ है 50,000 का, इसको बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। मैंने एसी लिया है अपने कोचिंग में लगाने के लिए, बिजनेस के लिए, अपने ऑफिस के लिए, तो भी ये एसी फाइनल गुड्स ही है। लेकिन इस एसी पे जो खर्चा हुआ है उसको बोलते हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। यानी दोनों केसेस में एसी फाइनल गुड्स ही है, लेकिन अगर बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो, जो खर्चा उस पे हुआ है वो इन्वेस्टमेंट, और सेल्फ कंजप्शन के लिए यूज किए हो तो खर्चा जो हुआ है वो हो गया प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। सर आपने एसी खरीदा रीसेल के लिए, तब वो क्या हो जाएगा? आपका इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा। और नेशनल इनकम के अंदर सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू को ही ऐड किया जाता है। इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को नेशनल इनकम में ऐड नहीं किया जाता, क्योंकि वो ऑलरेडी रॉ मटेरियल है, वो उसका वैल्यू ऑलरेडी फाइनल गुड्स के अंदर कवर है। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर जो हो रहा है फाइनल गुड्स पे, वो दो चीजों के सम के बराबर है। जो एक्सपेंडिचर कंजप्शन पे हो रहा है प्लस जो एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट पे हो रहा है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ओके, तो देखो फाइनल गुड्स फर्दर दो पार्ट है। यूज फॉर फाइनल कंजप्शन, तो उसको बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स। यूज फॉर इन्वेस्टमेंट, तो उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल गुड्स। तो इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर रहे हो तो कैपिटल गुड्स। अगर आपने कंप्यूटर घर के लिए खरीदा तो वो कंज्यूमर गुड्स हो गया। यही कंप्यूटर आप क्लास एक मशीन बिजनेस में यूज कर रहे हो, कॉल सेंटर में यूज कर रहे हो, तो वो क्या हो गया? आपकी मशीन हो गई, कैपिटल गुड्स हो गया। मेरी खुद की गाड़ी कंज्यूमर गुड्स है, और मैंने ओला उबर में गाड़ी लगवा रखी, तो वो गुड्स क्या हो गया? कैपिटल गुड्स हो गया। या फिर मेरी टूर एंड ट्रैवल की कंपनी है, वहां पे गाड़ियां चल रही हैं, तो वो कैपिटल गुड्स हो गया। मेरे घर में है तो वो क्या हो गया? फाइनल गुड्स। सिलाई मशीन मेरी मम्मी मेरी सिस्टर यूज करती है, फाइनल गुड्स हो गया। वही सिलाई मशीन मेरी टेलर की शॉप में भी है, मेरे टेलर की दुकान भी है, तो वो क्या हो गया? आपका इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। ठीक है, अच्छा अब इंटरमीडिएट मैंने बता दिया क्लास यहाँ पे। हेंस दीज गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, क्योंकि इनकी वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूड होती है फाइनल गुड्स के अंदर। तो लकड़ियां खरीदी कारपेंटर ने चेयर बनाने के लिए, तो वो लकड़ियां इंटरमीडिएट गुड्स है, उसकी वैल्यू ऑलरेडी चेयर के अंदर इंक्लूड होगी। शर्ट खरीदी ए फर्म ने बी फर्म से रीसेल के लिए, तो इंटरमीडिएट गुड्स के दो पर्पस होते हैं। या तो क्लास रीसेल कर दो उठा के, शर्ट खरीदी अच्छी शर्ट है बिल्कुल बन के तैयार है पहनने के लिए, लेकिन आप उसको दोबारा बेचोगे तो वो फाइनल गुड्स नहीं है, फिर वो इंटरमीडिएट गुड्स है। जो इंसान खरीदेगा शर्ट पहनने के लिए उसके लिए फाइनल गुड्स है, आप बेच रहे हो आपके लिए क्या? इंटरमीडिएट गुड्स है। तो रीसेल हो गया या फिर फर्दर प्रोडक्शन। तो इंटरमीडिएट गुड्स के दो काम होते हैं, रीसेल करना या फिर फर्दर प्रोडक्शन करना। और फाइनल गुड्स के दो काम होते हैं, कंजप्शन करना या इन्वेस्टमेंट करना। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी अच्छे से। अब यहाँ पे ना एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, ये समझना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, राइट। देखो एक मैन्युफैक्चरर है, उसने 400 रुपए का स्टील बनाया और मैन्युफैक्चरर बी को बेच दिया, तो ए की सेल कितनी हो गई? 400 की। ठीक है, फिर बी मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को एक चेयर बना के बेच दिया 1000 की, तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर बी की सेल कितनी हो गई? 1000। फिर होलसेलर ने रिटेलर को चेयर में पैकिंग वैकिंग करके अच्छे से 1100 का बेच दिया, तो फिर से कितनी सेल हो गई? 1100। फिर कस्टमर को वो फाइनली रिटेलर ने वो चेयर बेचा 1200। तो क्या इतनी ज्यादा सेल हो गई? आंसर इज नो। दिस इज कॉल्ड द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। जब आप किसी चीज को एक से ज्यादा बार काउंट कर लेते हो ना, उसको बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। ये जो 400 का स्टील है, इस स्टील चेयर के अंदर वो ऑलरेडी इंक्लूड है। ये 1000 का जो स्टील चेयर है वो इस 1100 के अंदर ऑलरेडी इंक्लूड है। और फिर ये 1100 का जो चेयर का वैल्यू है वो 1200 के अंदर ऑलरेडी इंक्लूड है। तो अगर आप इसको इतनी बार काउंट करोगे तो वो डबल काउंटिंग हो गई। तो ये सिचुएशन में डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए दो रास्ते हैं। पहला, लास्ट वाला ले लो सीधे 1200, खत्म बात। हमारे देश में जो प्रोडक्शन हुआ है वो कितना हुआ है? 1200। या हर स्टेज पे जो वैल्यू ऐड है वो ले लो, लाइक 400 यहाँ पे एडिशन हुआ है ना। फिर ये 400 का अगर आप 1000 बेचते तो कितना एडिशन हुआ? 600। फिर 1000 का 1100 बेचते तो वैल्यू एडिशन सिर्फ 100 का हुआ है। फिर 100 का 1100 का 1200 में, तो अगेन वैल्यू एडेड कितने का? 100 का हुआ है। इसे टोटल करो कितना आएगा? 1200। देखो बिल्कुल सेम आ गया। तो ये जो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग है उसको अगर आपको अवॉइड करना है तो या तो आप फाइनल गुड्स की वैल्यू ले लो या हर स्टेज पे जो वैल्यू एडिशन है आप वो ले लो।
और लास्ट में कोई वैल्यूएडिशन नहीं होगा, बिकॉज कस्टमर वो है जो खुद अपने लिए खरीद रहा है, तो वो आगे किसी को बेचेगा नहीं, तो लास्ट में कोई वैल्यू एडिशन नहीं होगा। बाकी सारे स्टेजेस में वैल्यू एडिशन होगा। मैं ऐसे करा रहा हूं कि बिल्कुल डीप नॉलेज मिले चैप्टर की, फॉर्मेलिटी नहीं कि 5 मिनट 10 मिनट के अंदर चैप्टर करा दिया, वो कराऊंगा लास्ट में, कराऊंगा 10-15 मिनट के अंदर चैप्टर पूरा का पूरा, जब एक बार अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। मैंने घर के लिए चीनी खरीदा, तो ये जो शुगर है मैंने घर के लिए खरीदा है, इससे मैं टी बनाऊंगा, ठीक है, या कॉफी बनाता हूं, तो ये मेरे लिए क्या हो गया, फाइनल गुड्स हो गया। लेकिन यही एक बिस्किट बनाने वाली कंपनी ने शुगर खरीदा, जो कि आगे फर्दर प्रोडक्शन में उससे बिस्किट्स बनाएंगे, तो ये जो बिस्किट बनेगा ना वो क्या हो गया, आपका इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। तो एक ही गुड्स फाइनल भी हो सकता है, इंटरमीडिएट भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन इट्स यूज, कि उसका यूज कैसा हो रहा है। कंज्यूमर गुड्स मैंने बता दिया, जो कंज्यूमर अपने लिए खरीदता है, और कंज्यूमर कोई भी हो सकता है, गवर्नमेंट भी खुद कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर भी एक खुद कंज्यूमर है। लाइक मैं शर्ट बना के बेचता हूं, तो भैया मैं खुद भी शर्ट खरीदता हूं ना, तो मैं खुद भी तो कंज्यूमर हूं। अब वो ड्यूरेबल भी हो सकता है, नॉन ड्यूरेबल, लंबे समय तक चीज यूज होने वाली चीजें, रेडियो, टीवी, फ्रिज, कार, एसी, दीज आर ड्यूरेबल गुड्स। और नॉन ड्यूरेबल कौन से होते हैं, जो एक ही बार यूज होगा, सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन, एक बार आपने खाना पीना खाया वो खत्म, दोबारा यूज नहीं कर सकते, गैस जला दिया, इंक ग्लास चला दिया, खत्म हो गया, अब दोबारा यूज नहीं कर सकते। दिस इज कॉल्ड क्लास नॉन ड्यूरेबल गुड्स। बच्चों जो डायपर्स आते हैं वो भी नॉन ड्यूरेबल, एक बार यूज किया तो वो खत्म हो गया। एक होता है सेमी ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल मतलब क्या होता है, जो 2-4 बार, 5 बार, 10 बार, महीना भर, साल भर चल जाता है, कपड़े हो गया, क्रॉकरी हो गई, दीज आर सेमी ड्यूरेबल गुड्स। और सर्विसेज कौन से होते हैं, सेवाएं, डॉक्टर्स की, टीचर्स की, इंजीनियर की सर्विसेज, टूरिज्म सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, ये सारी की सारी क्या है, फिल्म में एडिटिंग की सर्विसेज हो गया, मूवी मेकिंग होती है, वो सारी चीजें क्या हो गई क्लास आपकी, हॉस्पिटैलिटी की सर्विसेज हो गई, उसको बोलते हैं सर्विसेज। कैपिटल गुड्स मैंने बता दिया, मशीनरी, लेकिन नोट ध्यान रखना, ऑल कैपिटल गुड्स आर नॉट प्रोड्यूसर गुड्स। अब प्रोड्यूसर गुड्स क्या होता है, जो भी प्रोड्यूसर यूज कर रहा है, तो प्रोड्यूसर्स मशीन भी यूज करता है, रॉ मटेरियल भी यूज करता है, लेकिन जो मशीन है उसे ऑब्वियसली कौन यूज करेगा, वो मशीन जो बिजनेस में फिक्स एसेट्स के रूप में, उसको कैपिटल गुड्स बोलते हैं। अब हमेशा ध्यान रखना, सारी मशीन कैपिटल गुड्स नहीं है, वो मशीन जो बिजनेस में हैज ए फिक्स एसेट उसे बोलते हैं कैपिटल गुड्स। तो ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, जो कैपिटल गुड्स है वो प्रोड्यूसर गुड्स है, लेकिन ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। लेकिन जितने भी प्रोड्यूसर गुड्स है ना, प्रोड्यूसर जो भी यूज करता है वो सारे कैपिटल गुड्स नहीं होते, उसमें रॉ मटेरियल भी होता है। लेकिन जितने भी कैपिटल गुड्स है ऑब्वियसली उसे कौन यूज करेगा, प्रोड्यूसर ही उसको यूज करेगा, वो मशीन जो किसी बिजनेस में फिक्स एसेट है। डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान भी है। फाइनल गुड्स वो गुड्स है जो रेडी टू यूज बाय देयर फाइनल यूजर है, और इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स है जो नॉट रेडी टू यूज है, जो पूरी तरीके से अभी बनकर तैयार नहीं है। अगर मैं डिफरेंस की बात करूं, जो फाइनल गुड्स है उसका मेन पर्पस है कंजप्शन करना और इन्वेस्टमेंट करना। जैसे आपने एसी घर के लिए खरीदा, कंजप्शन, दुकान के लिए खरीदा, इन्वेस्टमेंट। लेकिन ये जो गुड्स है ना, जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, उसके दो पर्पस होते हैं, या तो आप उसे एज ए रॉ मटेरियल यूज करते हो, या फिर क्लास उसको आप रीसेल पर्पस से यूज करते हो। फाइनल गुड्स की बात करें, ये नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम दोनों में इंक्लूड है। इंटरमीडिएट गुड्स नेशनल और डोमेस्टिक इनकम दोनों में इंक्लूड नहीं है, ठीक है। देयर इज नो वैल्यू एडिशन, फाइनल गुड्स बनके तैयार है, कोई वैल्यू एडिशन नहीं होगा इसमें क्लास, अभी कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन होगा, क्योंकि ये प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है, जबकि ये प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर चुका है। मिल्क खरीदा हाउस होल्ड ने, फाइनल गुड्स। मिल्क खरीदा क्लास, आपने मशीन खरीदा बेचने के लिए, तो क्या हो गया, वो आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। नहीं, मशीन बेचने के लिए नहीं खरीदा, वो तो फिर इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा। मशीन खरीदा बिजनेस के लिए, तो वो आपका फाइनल गुड्स कहलाएगा। मिल्क खरीदा है बिस्किट बनाने वाली कंपनी ने, या मिल्क खरीदा है डेयरी शॉप ने मिल्क बेचने के लिए, खरीदा था कि आगे बेच सके पानी मिला के, तो वो क्या हो गया, आपका इंटरमीडिएट गुड्स हो गया, ठीक है। अच्छा, अब आपको पहचानना है कि कौन कौन सा फाइनल गुड्स है, कौन कौन सा इंटरमीडिएट गुड्स है। ये क्वेश्चन आता है, आपको पता, कई बार ये क्वेश्चन 6 नंबर का पूछा गया, 3 पॉइंट, बताओ कि कौन कौन सा फाइनल है। फर्नीचर खरीदा है स्कूल वालों ने, तो वो क्या हो गया, 1 साल से ज्यादा यूज होता है, जो चीज 1 साल से ज्यादा यूज होती है ना, वो फाइनल बन जाता है। जैसे स्कूल बस जो है वो फाइनल है, फर्नीचर भी फाइनल है। चौक डस्टर साल भर में कंजप्शन हो जाता है, तो वो रॉ मटेरियल है, वो इंटरमीडिएट गुड्स है। कंप्यूटर मशीन है, फाइनल गुड्स है। मोबाइल सेट खरीदा मोबाइल डीलर ने, ऑब्वियसली बेचेगा, इंटरमीडिएट गुड्स है। पेपर खरीदा पब्लिशर ने, ऑब्वियसली प्रिंटर पे प्रिंटर से प्रिंट निकाल के बेचेगा, है ना, वो इंटरमीडिएट गुड्स है। प्रिंटर खरीदा लॉयर ने, फाइनल गुड्स है, मशीन है वो। कोल यूज बाय हाउस होल्ड, फाइनल गुड्स है। अनसोल्ड कोल ट्रेडर के पास है, वो भी फाइनल गुड्स है, क्योंकि 1 साल से ज्यादा यूज हो गया वो। तो जो अनसोल्ड स्टॉक है ना, वो क्लोजिंग स्टॉक है, और वो इंक्लूड होता है नेशनल इनकम में, वो फाइनल गुड्स है। सीड परचेज बाय फार्मर, बीज खरीदा है, वो इंटरमीडिएट गुड्स है। बीज खरीदे, फर्टिलाइजर खरीदे, इंसेक्टिसाइड खरीदे, पेस्टिसाइड खरीदे, वो इंटरमीडिएट है। लेकिन ट्रैक्टर खरीदा
नहीं देगा। तो ट्रैक्टर अगर फार्मर ने खरीदा तो वो फाइनल गुड्स है, क्योंकि वो एक साल से ज्यादा यूज होगा। इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन इंटरमीडिएट गुड्स है। सिलाई मशीन खरीदा हाउसवाइफ ने, फाइनल गुड्स है। सिलाई मशीन खरीदा दुकानदार ने, वो भी फाइनल गुड्स है। लेकिन सिलाई मशीन खरीदा सिलाई मशीन के वेंडर ने जो आगे बेचेगा उसको, तो वो क्या हो गया आपका इंटरमीडिएट गुड्स। सॉफ्ट ड्रिंक खरीदा स्कूल कैंटीन ने, बेचने के लिए खरीदा, ऑब्वियसली इंटरमीडिएट है। कोल यूज बाय मैन्युफैक्चरिंग फर्म, इंटरमीडिएट है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग फर्म है। सीड्स खरीदा, इंटरमीडिएट है। रेफ्रिजरेटर मशीन है, तो क्या हो गया आपका फाइनल गुड्स। स्कूल बस क्या होता है, फाइनल गुड्स। स्कूल बस में जो डीजल डलता है, पेट्रोल डलता है, वो क्या होता है आपका इंटरमीडिएट गुड्स। ये बातें आप ध्यान रखना। नाउ अब आते हैं नेशनल इनकम के कंपोनेंट्स। अब सबको पता है नेशनल इनकम को एनएनपीएफसी, डोमेस्टिक इनकम को एनडीपीएफसी कहते हैं। अब ये जो मैं बात बता रहा हूं ना, ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा चीजें, लेकिन ये चीजें पेपर में आती हैं, तो इसको ढंग से ध्यान से अच्छे से समझना। जीडीपीएमपी किसे कहते हैं? जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द domestic territory of a country measured in a year. All the production done by the national resident or the non-resident country gets included regardless whether the production is owned by local company or foreign entity. अब ये बहुत डीप क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है तुम, लेकिन उसको पकड़ लोगे तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। जीडीपी के अंदर हम सारा प्रोडक्शन लेते हैं, चाहे प्रोडक्शन को रेजिडेंट ने किया हो चाहे नॉन रेजिडेंट ने। रेजिडेंट्स कौन होता है? जो आमतौर पे हमारे देश में रुकता है, जो हमारे देश में ही रहता है, जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे देश में ही लाई करता है। प्रोडक्शन सेल जो पर्पज है, प्रॉफिट है, इनकम है, एक्सपेंस है, वो सब हमारे कंट्री के अंदर ही है, उसको बोलते हैं रेजिडेंट्स। और नॉन रेजिडेंट जो बाहर रहता है, एनआरआई जिसको बोलते हैं, नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। एवरीथिंग इज वैल्यूड एट मार्केट प्राइस। और जीडीपी एमपी कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो यहां से काम की चीजें मिल गई। क्या मिल गई आपको? रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो, लोकल कंपनी हो चाहे फॉरेन कंपनी। लोकल मतलब लोकल नहीं, लोकल मतलब देश का, है ना। वोकल फॉर लोकल पढ़ा आपने, पढ़ा होगा, मोदी जी ने दिया था नारा। एफसी क्या है? GDP फैक्टर कॉस्ट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस लेस नेट प्रोडक्ट टैक्सेस। अब यहां से भी आपको मैं एमसीक्यू बताऊंगा। पेपर में एक एमसीक्यू पूछा गया था, ये बिल्कुल एनसीईआरटी की लैंग्वेज है और तुमको दिक्कत होगा, तो आपको ध्यान रखना यहां पे नेट प्रोडक्ट टैक्सेस। अब ये चीज तुमने कभी नहीं पढ़ा होगा, मैं तुमको रात को एक एमसीक्यू कराऊंगा, 9 बजे जरूर देखना। तो उसको प्रोडक्ट टैक्सेस बोलते हैं। तो एमपी से एफसी में जाने के लिए आपको माइनस क्या करना पड़ेगा? नेट प्रोडक्ट टैक्सेस। इसको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी कहते हैं। अब ये चीज पेपर में यहां इतना डीप पूछेगा और तुम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ढूंढोगे और गलत कर बैठोगे, वो मिलेगा भी नहीं आपको। ये नेट प्रोडक्ट टैक्सेस ही दूसरा नाम है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का। So market price are the price paid by the consumer. Market price also include the product taxes and subsidies. The term, ये जो यही है product taxes and subsidy. The term factor cost refers to price of products as received by the producer. तो लागत जो है वो cost है और factor cost equal to market price minus net in taxes. तो वही आपको MP से FC में अगर जाना हो तो difference किसका है? Net in taxes. GDP cost measure money value of output produced by firm within the domestic boundary. तो देखो इसका ये है आपका MP पे और यही सारी चीज cost पे NIT घटा दो, आपका आ जाएगा GDP FC। अब आते हैं NDP MP है, क्या होता है? This measure allow policy makers to estimate how much country has to spend just maintain their current GDP। अब क्वेश्चन पूछेगा, बताओ, ये चार ऑप्शन दे देगा, ये लाइन दे देगा। This measure allow policy makers to estimate how much of the country has to spend just to maintain their current GDP। अब बताओ क्या है ये? आपको चार दे देगा, एनएनपीएफसी, एनडीपीएमपी, एनडीपीएफसी, जीडीपीएमपी। क्या टिक करोगे? तो उसमें क्लास आपको एनडीपीएमपी टिक करना है। यही बता रहा हूं, यही चीज स्पेशल है मेरी वीडियो में, जो मैं तुम्हें एक एक चीज छांट के करा रहा हूं। ओके, इफ द कंट्री इज नॉट एबल टू रिप्लेस द स्टॉक ऑफ कैपिटल थ्रू डेप्रिसिएशन देन जीडीपी विल फॉल। तो एनडीपीएमपी कैसे निकलेगा? जीडीपीएमपी में से डेप घटा देंगे, ग्रॉस और नेट का डिफरेंस क्या होता है? एनडीपी। एनडीपीएफसी को बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। एनडीपीएफसी इज द इनकम अर्न बाय द फैक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, प्रॉफिट, रेंट, इंटरेस्ट एक्सेट्रा विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। ध्यान रखना यहां पे विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। एनडीपीएफसी में डोमेस्टिक इनकम है, एनडीडीडीडी, डी फॉर डोमेस्टिक। और डोमेस्टिक का मतलब क्या है? पूरा देश के अंदर ही। तो एनडीपीएफसी कैसे निकलेगा? एनडीपीएमपी में से नेट प्रोडक्ट टैक्सेस घटा दोगे और नेट प्रोडक्शन टैक्सेस घटा दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? एनडीपीएमपी से क्या निकलेगा? एनडीपीएफसी। और इन दोनों को हम लोग क्या कह सकते हैं मिलाकर? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ओके, अब जीएनपीएमपी क्या होता है? जीएनपीएमपी इज द वैल्यू ऑफ ऑल
फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ध्यान रखना, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन के अंदर हम लोग किसका लेते हैं? नॉर्मल रेजिडेंट की ही हम लोग इसके अंदर काउंट करते हैं। जो भी नॉर्मल रेजिडेंट्स ने प्रोडक्शन किया है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का, उसकी वैल्यू लेते हैं, वो भी किस पे? मार्केट प्राइस पे। जीएनपी रेफर्स टू ऑल इकोनॉमिक आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय नेशंस नॉर्मल रेजिडेंट वेदर दे आर लोकेटेड इन द नेशनल बाउंड्री और अब्रॉड। तो नॉर्मल रेजिडेंट जो है ना, वो चाहे बाहर रहते हो चाहे यहां रहते हो, हम उन्होंने जो प्रोडक्शन किया है वो हम जीएनपी एमपी में काउंट करेंगे। एवरीथिंग इज वैल्यूड एट मार्केट प्राइस। ऑब्वियसली एमपी है तो हर जगह यही लिखा रहेगा, एवरीथिंग इज वैल्यूड एट मार्केट प्राइस। जीएनपी एमपी कैसे निकलेगा? जीडीपी एमपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो डोमेस्टिक में एनएफआई ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? नेशनल। और जीएनपी एफसी क्या है? सेम यही चीज है, बस आपने क्या करना है उसको एनएफआई, यहां पे सेम वही चीज है, बस एनआईटी ले लेना है। ठीक है, अब ये एमपी है, एफसी, तो माइनस क्या करोगे? एनआईटी। तो यही आपका एनआईटी है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। तो ये आपका एनआईटी हो गया। ऐसे तो नहीं लिखना इसको, बस ये ध्यान रखना इन दोनों का जो नेट होता है ना, उसको बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट प्रोडक्ट टैक्सेस और नेट प्रोडक्शन टैक्सेस। अगला है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट एमपी, एनएनपी एमपी। दिस इज अ मेजर हाउ मच अ कंट्री कैन कंज्यूम इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो जो नेट नेशनल प्रोडक्ट है ना, वो क्या है कि आप कितना कंज्यूम, दिस मेजर्स हाउ मच अ कंट्री कैन कंज्यूम इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एनएनपी मेजर आउटपुट रिगार्डलेस वेदर इज अ प्रोडक्शन हैज टेकन प्लेस इन डोमेस्टिक टेरिटरी और अब्रॉड। अब यहाँ पे नेशनल आ गया, डोमेस्टिक जब था, डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है कि भाई देश के अंदर ही लेना है आपने, लेकिन जहां पे नेशनल आ गया, यहां पे वो सारा का सारा आउटपुट लेना है जो आपका डोमेस्टिक टेरिटरी हो चाहे अब्रॉड हो, जहां भी प्रोडक्शन हुआ है वो आपका नेशनल हो गया। तो एनएनपी एमपी कैसे निकलेगा? जीएनपी एमपी से निकालना हो तो सिर्फ डेप्रिसिएशन घटाना है, और एनडीपी एमपी पे निकालना हो प्लस एनएफआई। ये तो मैं बता दूंगा आपको, इसको तो टेंशन लेना ही नहीं है, ये तो मैं अभी कन्वर्जन का तरीका बता दूंगा, ग्रॉस से नेट जाने के लिए क्या करना होता है, नेट से ग्रॉस आने के लिए क्या करना होता है। एनएनपी एफसी, इसी को नेशनल इनकम या एनआई बोलते हैं। तो NNP-FC is the sum income earned by the all factors in the production in form of wages, production, profit, rent, interest, etc. belonging to country during a fiscal year. It is the national product and not bounded by the production in terms of national boundary. It is the national domestic factor income added with the net factor income from abroad. यानी ध्यान रखना, एनडीपी-एफसी में अगर आप ऐड कर दोगे एनएफआईए तो क्या आ जाएगा? नेशनल इनकम। और ध्यान रखो सारे बच्चे, नेशनल इनकम में जितने भी हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स है ना, उनकी ही इनकम काउंट की जाती है। ध्यान रखना, नॉर्मल रेजिडेंट की इनकम इसके अंदर काउंट की जाती है। ओके, चलो मूविंग टू नेक्स्ट, मेथड्स ऑफ एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। 3 मेथड्स हैं नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने का, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। तीनों के फॉर्मूले पे चलेंगे, न्यूमेरिकल्स देखेंगे, और भी बहुत सारी थ्योरी है, मैं सारा कुछ कवर कराऊंगा, बट फिलहाल एक बेसिक फॉर्मूला जो हम अभी बात कर रहे थे कन्वर्जन का। हमने कौन कौन से टर्म्स पढ़े नेशनल इनकम के अंदर? जीडीपीएमपी, जीडीपीएफसी, एनडीपीएमपी, एनडीपीएफसी, जीएनपीएमपी, जीएनपीएफसी, एनएनपीएमपी, एनएनपीएफसी, यही पढ़े हम लोगों ने। तो ग्रॉस से नेट जाने के लिए ध्यान समझना, ग्रॉस से नेट जाने के लिए माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, नेट से ग्रॉस में आने के लिए प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन। ग्रॉस बड़ा, नेट छोटा, तो ग्रॉस से नेट माइनस डेप, नेट से ग्रॉस प्लस डेप। डेप का दूसरा नाम क्या है? कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल या फिर एसेट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। नेशनल से डोमेस्टिक में जाएंगे तो माइनस एनएफआईए, डोमेस्टिक से नेशनल में आएंगे तो प्लस एनएफआईए। और एनएफआईए का फॉर्मूला क्या होता है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। इसको क्या बोलते हैं? एनएफआईए, फीफा माइनस फीटा। अच्छा, अगला है एमपी और एफसी। एमपी से एफसी जाने के लिए माइनस एनआईटी, एफसी से एमपी आने के लिए प्लस एनआईटी। एनआईटी होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। अब इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर जीएसटी और कस्टम ड्यूटी दोनों आता है, ये आप ध्यान रखना, और सब्सिडी आपको दे रखा होगा उसी नाम से। एक बात हमेशा ध्यान रखना, लेफ्ट साइड की तीनों चीजें बड़ी होंगी, राइट साइड की तीनों चीजें छोटी हैं, तभी नेट में डेप ऐड करते हो तब ग्रॉस आता है, डोमेस्टिक में एनएफआई ऐड करते हो तब नेशनल आता है, एफसी में एनआईटी ऐड करते हो तब आपका एमपी आता है। अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या नेशनल हमेशा बड़ा होगा डोमेस्टिक से? तो आंसर इज नो। अगर ये एनएफआई नेगेटिव का हो गया तो डोमेस्टिक जो है बड़ा और नेशनल छोटा हो जाएगा, डोमेस्टिक बड़ा और नेशनल छोटा। क्या एमपी हमेशा बड़ा होगा? अगर एनआईटी नेगेटिव आ गया तो एमपी छोटा हो जाएगा और एफसी बड़ा हो जाएगा। सर एनआईटी नेगेटिव में कब आएगा? व्हेन सब्सिडीज इज ग्रेटर देन इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो उस सिचुएशन में एनआईटी जो आएगा वो नेगेटिव का आएगा। व्हेन फीफा इज लेस एंड फीटा इज मोर, तब एनएफआई नेगेटिव आएगा। और अगर एनएफआई नेगेटिव आया तो मतलब नेशनल छोटा और डोमेस्टिक बड़ा, ये बात आप ध्यान रखना। अच्छा, एनएफआई का फॉर्मूला क्या हो गया? फीफा माइनस फीटा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड।
इसको हम लोग क्या करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA, फीफा माइनस फीटा। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है, विदेश से आपने कमाया, टू अब्रॉड विदेशियों को आपने दिया, नॉन रेजिडेंट्स को आपने पे किया, आपने अमेरिका वालों को पे किया, वो फीटा है। और नेट आपने उनको 100 रुपए दिया, उन्होंने आपको 120 रुपए दिया, तो नेट +20 आ गया। उस केस के अंदर नेशनल बड़ा होगा, नेट -20 आता तो डोमेस्टिक बड़ा हो जाएगा। बट हाँ, ग्रॉस हमेशा बड़ा होता है नेट से। ठीक है क्लास, कई बार आपको ना डेप्रिसिएशन नहीं दिया होगा, बोलेगा असेट की कॉस्ट है 10 करोड़ और ये 10 साल चलेगी, तो काट देना, तो 1 रुपए क्या आ जाएगा आपका डेप्रिसिएशन। आपने स्ट्रेट लाइन मेथड पढ़ा होगा क्लास 11 के अकाउंट्स के अंदर। 10 करोड़ रुपए की मशीन है जो 10 साल चलेगी, तो हर साल जो खर्चा हो रहा है डेप्रिसिएशन का वो 1 करोड़ है। तीनों मेथड क्लियर हो गया। अब आते हैं प्रोडक्शन मेथड के फॉर्मूले पे, फिर न्यूमेरिकल भी करेंगे और भी बहुत सारी थ्योरी हम लोग करेंगे, इसके प्रिकॉशंस भी देखेंगे। ठीक है, तो जो प्रोडक्शन मेथड है इसको वैल्यू एडेड मेथड या प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं। इससे निकलता है GVAMP। सर GVAMP क्या होता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट कॉस्ट। क्या बोलते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, मार्केट कॉस्ट में मार्केट प्राइस। ये तीनों सेक्टर का हो गया, मान लो प्राइमरी सेक्टर का हो गया, सेकेंडरी सेक्टर का हो गया और टर्शियरी सेक्टर का हो गया। तीनों सेक्टर का अगर हम GVAMP ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, GDP-MP। GDP जो है वो ऑल सेक्टर्स का जो GVAMP है उसके सम के बराबर होता है GDP-MP। अच्छा, GVAMP का फॉर्मूला क्या है, सेल्स प्लस चेंज स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। सेल्स के दो पार्ट है, खाली सेल्स दिया है तो सेल्स ही लेना, लेकिन डोमेस्टिक सेल दिया है, एक्सपोर्ट अगर आपको दिया है, डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट, तो फिर आपने क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना है, फिर आ जाएगा सेल। ए ने बी को बेचा, ए के लिए सेल है बट वो बी के लिए क्या है, परचेज है। आप ये बात भी ध्यान रखना। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला क्या है, सेल्स प्लस चेंज स्टॉक। वैल्यू ऑफ आउटपुट सेल्स के बराबर ही होता है, लेकिन सारा माल अगर नहीं बिका तो कुछ ना कुछ क्लोजिंग स्टॉक बचेगा, तो उसको बोलते हैं चेंज स्टॉक, जिसका फॉर्मूला है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, अच्छा, चेंज इन स्टॉक का दूसरा नाम क्या होता है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ये भी ध्यान रखना। सेल्स क्या है, डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट। अगर आपको दिया है इंटरमीडिएट कंजप्शन तो वही परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है। अगर आपको परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दे रखा है और फिर इंपोर्ट दिया है तो मत लेना इंपोर्ट को, लेकिन परचेज डोमेस्टिक परचेज दिया है, इंपोर्ट दिया है, दोनों को ऐड करोगे टोटल परचेज ऑफ रॉ मटेरियल आ जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, परचेज ऑफ फाइनल गुड्स लाइक मशीनरी इज नॉट टू बी इंक्लूड इन द इंटरमीडिएट कॉस्ट। अगर आपको परचेज ऑफ मशीनरी दे रखा है तो आप मत काउंट करना, है ना, परचेज ऑफ मशीनरी को मत काउंट करना। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन इज टू बी एडेड इन सेल्स। अगर आपको ये दे दिया प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन तो उसको सेल्स के अंदर आपने ऐड करना है। इलेक्ट्रिसिटी बिल किसका पार्ट होता है, इंटरमीडिएट कंजप्शन का पार्ट होता है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है प्रोडक्शन मेथड में। GVAMP बोलो, GDP-MP बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बात बराबर ही है। अब आते हैं इनकम मेथड। इनकम मेथड को डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड और फैक्टर पेमेंट मेथड बोलते हैं। प्रोडक्शन मेथड से GVAMP निकलता है, इनकम मेथड से डोमेस्टिक इनकम यानी कि NDPFC निकलता है। आपको तीन चीजें जोड़नी है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट रॉयल्टी, इंटरेस्ट प्रॉफिट, इसको ऑपरेटिंग सरप्लस बोलते हैं, इसी सेकंड पॉइंट को ऑपरेटिंग सरप्लस बोलते हैं। और तीसरा है मिक्स इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड। इन तीनों को ऐड कर दोगे इनकम मेथड से NDPFC आ जाएगा। और एक बार आपको NDPFC मिल गया फिर जिसमें चाहो उसमें आप कन्वर्ट कर सकते हो, जो मैंने बेसिक कन्वर्जन का फॉर्मूला बताया उससे। तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज अगर दे रखा है तो आपने इन दोनों पार्ट को नहीं देखना। अगर कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज नहीं दिया गया है तो वेजेस एंड सैलरी इन कैश एंड काइंड लेना है और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड सोशल सिक्योरिटी स्कीम लेना पड़ेगा। इन दोनों को ऐड करोगे तब आएगा कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। दूसरा रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट, इन चारों को मिलाकर ऑपरेटिंग सरप्लस बोलते हैं। अगर आपको ऑपरेटिंग सरप्लस दिया इन चारों को मत लेना, ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया तो फिर आपको इन चारों को लेना है। अगर आपको प्रॉफिट्स नहीं दिया गया तो प्रॉफिट के तीन पार्ट होते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, दूसरा है डिविडेंड, तीसरा है कॉर्पोरेट टैक्स। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को रिटेन अर्निंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं क्लास, रिटेन अर्निंग। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को हम लोग क्या बोलते हैं, रिटेन अर्निंग्स। जो रिजर्व होता है ना उसी को रिटेन अर्निंग बोलते हैं। इग्नोर सेकंड पॉइंट इफ ऑपरेटिंग सरप्लस इज गिवन। ऑपरेटिंग सरप्लस का सम का, ऑपरेटिंग सरप्लस इज द सम ऑफ रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट। तो अगर आपको ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है तो आपने रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट चारों को नहीं लेना है। तीसरा एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम डिस्पोजल मेथड। इसमें चार चीजें आपको ऐड करनी पड़ती है, ध्यान समझना, और निकलेगा क्या, GDP-MP। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इसको हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ही बोलते हैं। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तीसरा है सबसे इंपॉर्टेंट ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी इसको बोलते हैं। अब अगर आपको ये दो चीज ना, अगर आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ये ना दिया गया हो तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और प्लस चेंज स्टॉक, आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन।
ओके, चेंज स्टॉक को हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। और लास्ट है नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, आपका क्या आएगा नेट एक्सपोर्ट। अगर आपको क्वेश्चन में नेट इंपोर्ट दिया गया है तो साइन को माइनस कर देना। अच्छा एक चीज और है, अगर आपको किसी भी न्यूमेरिकल में ना नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया हो, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो भी आप साइन को चेंज कर देना, प्लस का फिगर है तो माइनस कर देना, माइनस का फिगर है तो प्लस कर देना। अच्छा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जो तीसरा पॉइंट है, वहीं गलती होती है इस मेथड में। अगर आपको वो नहीं दिया गया है तो आप क्या करते हो, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज स्टॉक, तो फिक्स्ड प्लस चेंज स्टॉक आ जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया गया है, आपको नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, तो नेट में डेप्रिसिएशन ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अच्छा नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, तो नेट को हटाने के लिए डेप और फिक्स को हटाने के लिए चेंज स्टॉक, तो नेट को हटाने के लिए डेप और फिक्स को हटाने के लिए चेंज स्टॉक ऐड करेंगे तो भी क्या आ जाएगा आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अच्छा डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन माइनस नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। पूरे सिलेबस में ये ध्यान रखना, ग्रॉस और नेट का डिफरेंस जो होता है वो होता है आपका डेप्रिसिएशन। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कैसे निकलेगा, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट प्लस ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ये आ जाएगा ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। फिर फिक्स को हटाने के लिए इसमें एक और इन्वेस्टमेंट ऐड करोगे आप, इन्वेस्टमेंट कौन सा, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ऐड कर दोगे तो ये पूरा आ जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ध्यान रखना ये आपको पेपर में देखने को मिल सकता है क्योंकि ये एक बार पूछा गया था, ये बात कोई बताता नहीं है, लेकिन मैंने देखो यहाँ पे सारा कुछ कवर कर लिया। तीनों के मेथड आपको अच्छे से पता होना चाहिए, राइट। अगला, प्रोडक्शन मेथड को लगाने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है, प्रिकॉशंस, यहां से क्वेश्चन कवर होंगे। व्हाट आइटम्स आर टू बी इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड इन नेशनल इनकम, बेटा ध्यान रखना, मैं सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा आप लोगों के लिए जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि नेशनल इनकम में क्या क्या आइटम इंक्लूड करते हैं और क्या क्या आइटम इंक्लूड नहीं करते, डोमेस्टिक इनकम में क्या क्या आइटम इंक्लूड करते हैं और क्या क्या आइटम इंक्लूड नहीं करते। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको कवर कराऊंगा, बिल्कुल भी इसे स्किप नहीं करना। तो प्रिकॉशंस रिगार्डिंग प्रोडक्शन मेथड, प्रोडक्शन मेथड को लगाने से पहले किन किन बातों का तुमको ध्यान रखना है। पहली बात, सेकंड हैंड सेल्स की परचेज और सेल को प्रोडक्शन मेथड में काउंट नहीं करते क्योंकि जब वो पहली बार सेल हुआ होगा तभी वो काउंट हो गया होगा, बार बार उसको काउंट नहीं करना है, पहली चीज। दूसरी, जो भी कमीशन आपने कमाया है सेकंड हैंड सेल्स की परचेज सेल पे वो नया है, इसीलिए क्लास उस कमीशन को नई पेमेंट है ना, सेल्स पे जो कमीशन है जो ब्रोकरेज है वो नया आइटम है, उसको आपने ऐड करना है, सेल परचेज नहीं ऐड करना। कमीशन तो हर जगह नया होता है, ब्रोकरेज हर जगह नया होता है, वो काउंट करना है। ऑन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स प्रोड्यूसिंग यूनिट, आप भैया मार्केट के लिए अनाज उगा रहे थे बेचने के लिए, आप उसे खुद यूज करने लगे, तो अंदाजा लगाओ कि इसको मार्केट में कितने का बेचते हैं, उस वैल्यू को बोलते हैं इम्प्यूटेड वैल्यू, और वो इम्प्यूटेड वैल्यू हम लोग नेशनल इनकम में काउंट करते हैं। ओके अच्छा, किचन गार्डन में ही तुमने मान लो कुछ उगा दिया, लोग अपने किचन गार्डन में धनिया उगा लेते, तो वो सेल्फ कंजप्शन के लिए उगाया है, ना उसकी कोई मार्केट वैल्यू है ना उसको बेचने का कोई पर्पस है, तो भैया उसको हम काउंट नहीं करेंगे। लेकिन आपने धनिया उगाया है मार्केट में बेचने के लिए पूरे खेतों में और फिर उसमें से कुछ अपने पास रख लेते हो, तो उसका इम्प्यूर्ड वैल्यू आपने काउंट करना है। इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू काउंट नहीं करनी होती क्योंकि वो ऑलरेडी फाइनल गुड्स के अंदर इंक्लूड होता है। चेंज इन स्टॉक, चेंज इन इन्वेंट्रीज को काउंट करना होता है। और प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, हाउस वाइफ की सर्विसेज, मदर की सर्विसेज, ये सारी चीजें हम लोग क्लास नेशनल प्रोडक्शन मेथड में काउंट नहीं करते क्योंकि सिंपली इसकी वैल्यू पता लगाना मुश्किल है, ठीक है। अच्छा, डबल काउंटिंग मैं ऑलरेडी बता चुका हूं क्लास पहले ही आपको, प्रॉब्लम डबल काउंटिंग, जब आप इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को ऐड कर देते हो ना, उसको बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। जैसे यहां पे एग्जांपल है, एक फार्मर है, उसने 1 टन अनाज उगाया, ठीक है, और 400 का बेचा, तो सेल कितनी हो गई, 400 मार्केट में। फ्लोर मिल, आटे की चक्की वाले को बेचा और फार्मर की तो ये सेल हो गई। फिर आटे की चक्की वाले ने क्या किया, उसको इंटरमीडिएट गुड्स की तरह ट्रीट किया, उससे आटा बनाया और 600 का बेच दिया बेकर को। फिर बेकर ने क्या किया, बेकर ने उसको फाइनल सेल माना कि भाई मेरी तो सेल हो गई, लेकिन उस सॉरी मैन्युफैक्चरर के लिए वो फाइनल, जो फ्लोर मिल है ना उसके लिए वो फाइनल सेल्स हो गई, लेकिन बेकरी वाला क्या करता है, उसको ब्रेड बना के बेच देता है, ठीक है। बेकर सेल द ब्रेड टू शॉपकीपर 800, बेकर ने उसे 800 का बेच दिया शॉपकीपर को। बेकर के लिए तो ये फाइनल सेल है, लेकिन शॉपकीपर के लिए वो इंटरमीडिएट गुड्स है बिकॉज शॉपकीपर वो आगे ग्राहक को बेचेगा कितने में, 900 रुपए में। तो क्या आप ये बोलोगे कि इतनी सारी सेल्स हो गई, 2700 की सेल्स हो गई इकोनॉमी के अंदर, सो नो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेल जो है वो 2700 की नहीं हुई है, सेल सिर्फ 900 की ही है।
कैसे पता चलेगा? प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग कैसे अवॉइड करोगे? टेक द वैल्यू एडेड इंस्टेड ऑफ टोटल आउटपुट और टेक द वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्ट्स ओनली। तो जो फाइनल प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू को ले लो, या फिर हर स्टेज पे जो वैल्यू एडिशन है वो लो। लाइक यहाँ पे 400 का वैल्यू एडिशन है ना, कुछ भी नहीं था, 400 का बेचा, फिर 400 का सामान 600 का बेचा, 200 वैल्यू एडिशन, 600 का 800 का बेचा, 200 वैल्यू एडिशन, 800 का 900 का बेचा, 100 वैल्यू एडिशन। तो टोटल कितना हो गया यहाँ पे? 900 का वैल्यू एडिशन टोटल यहाँ पे हो गया है। आई होप आपको प्रॉब्लम डबल काउंटिंग अच्छे समझ आ गया। बच्चे ना खतरनाक खतरनाक चीजें पढ़ के जाते हैं, पेपर में सिंपल सी चीजें पूछी जाती हैं। अब वो चाहते हो, सोचो इतना बड़ा चैप्टर, इतने सारे न्यूमेरिकल है, ये 10 मिनट में सिर्फ रिवीजन हो सकता है ऊपर ऊपर से, लेकिन वो रिवीजन भी मैं ही कराऊंगा, लेकिन आपको पहले डिटेल रिवीजन करना है। बैठ के पढ़ना ना मुश्किल नहीं है, आसान है, आराम से। मैं यहाँ पे खड़े होकर चिल्ला चिल्ला के एक चीज नोट्स को बना के वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कैमरे के आगे। बिल्कुल भी स्किप मत करना, इस वीडियो को लाइक जरूर करना। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है दिन रात और मेहनत करने के लिए। आप सबको पता है कि चीजें कैसी कैसी चल रही है मेरी फैमिली में, स्टिल मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, सारी चीजें से टाइम निकाल रहा हूँ, सबको छोड़ रखा है मैंने, अपनी पर्सनल लाइफ को छोड़ रखा है, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और एक एक चीज अच्छे से पढ़ो। जो दिक्कत जहां परेशानी मुझे बताओ, ये 7 दिन में मैं लास्ट के 2 दिन और 1 दिन नहीं पढ़ाऊंगा, मैंने पूरे साल पढ़ाया है, ये 7 दिन भी डेली बेसिस पे हर एक चीज कवर कराऊंगा जो स्केड्यूल में दिया है, उससे बेहतर उससे ज्यादा दूंगा। पेपर में एक सिंगल नंबर का नहीं छूटेगा जो मैं तुम्हें कराऊंगा। बस ये 7 के 7 दिन फॉलो करो। कोई एक वीडियो आपको 80 में से 80 या पास नहीं करा सकती, 7 दिन की मेहनत होती है। तो प्लीज इसको अच्छे से आपने फॉलो करना, एक एक चीज मैं आपको डीपली करा रहा हूँ। अब आते हैं एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड। अब इनकम मेथड को लगाने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है? तो सबसे पहले ट्रांसफर अर्निंग, ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, स्कॉलरशिप, पॉकेट मनी, फ्री की इनकम जिसके बदले कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन नहीं हुआ है, उसको आपने क्लास काउंट नहीं करना है। सिमिलरली इनडायरेक्ट टैक्सेस को भी आपने काउंट नहीं करना है। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। इलीगल एक्टिविटी, गैम्बलिंग, स्मगलिंग, थेफ्ट, इन सब चीजों से आई हुई इनकम को हम बिल्कुल काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। अगर तुमको दिक्कत है ना आइटम क्या इंक्लूड हो क्या एक्सक्लूड होगा, तो मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, डोंट वरी उसके लिए। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स आर नॉट इंक्लूड, सेकंड हैंड गुड्स की सेल परचेज इंक्लूड नहीं होगी, बट कमीशन जो है उसका इंक्लूड होगा। डू नॉट इंक्लूड इनकम अराइजिंग फ्रॉम सेल ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, शेयर डिबेंचर की सेल पे कोई इनकम है वो काउंट नहीं होगा, लेकिन उससे कोई ब्रोकरेज कमीशन है तो वो काउंट होगा। ओनर अपने ही घर में रह रहा है, इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्युपाइड हाउस इज टू बी ट्रीटेड अलॉन्ग विद द रेंट एज द कंपोनेंट ऑफ फैक्टर इनकम कॉरेस्पॉन्डिंग टू प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन मस्ट बी इंक्लूडेड। अगर आपने 2 मंजिल का मकान बनाया है, आपने उसमें 1 मंजिल खुद रह रहे हो, सेल्फ ऑक्युपाइड है, 1 मंजिल जो है वो रेंटल है, यानी लेट आउट है। तो जो सेल्फ ऑक्युपाइड है, ये जो सेल्फ ऑक्युपाइड है, इस पे आप ध्यान रखना है। जो सेल्फ ऑक्युपाइड वाला घर है, इसका अंदाजा लगाओ कि आप खुद नहीं रहते तो कितना रेंटल इनकम आता, वो रेंटल इनकम नेशनल इनकम में काउंट होगा, वो चीज काउंट की जाएगी। प्रिकॉशन रिगार्डिंग द एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड को लगाने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है? डू नॉट इंक्लूड एक्सपेंडिचर इंटरमीडिएट गुड्स पे क्या हुआ खर्चा काउंट नहीं होगा, क्योंकि वो फाइनल गुड्स के खर्चे पे ऑलरेडी इंक्लूड होगा। सेल्फ कंज्यूम जो गुड्स है, ऑन अकाउंट प्रोड्यूसिंग जो गुड्स है, उसका इंप्यूटेड वैल्यू आपने ऐड करना है। इंप्यूटेड मतलब अंदाजा लगा के कि भैया इसको हमने खुद कंज्यूम कर लिया, अगर हम मार्केट में इसको बेचते तो कितना खर्चा आता है इसके ऊपर, ठीक है। जैसे आपके मान लो आपको आपका भाई पढ़ाता है, बड़ा भाई या बड़ी बहन आपको पढ़ाती है, तो फिर आपके घर वालों का खर्चा बच रहा है कहीं ना कहीं, यानी तो आपके घर वालों को आपका ट्यूशन लगवाना पड़ता है कहीं ना कहीं, वहाँ 1000-2000 रुपए लगते, 3000 रुपए लगते, वो आपका भाई बचा रहा है, बहन बचा रही है वो आपको, तो वो अंदाजा लगाते हैं ना। आपकी बहन कहती होगी कि भाई मैं नहीं पढ़ाती तो तुम इसे बाहर पढ़वाते 3000 में, तो वो जो अंदाजा वाला वैल्यू होता है उसको बोलते हैं इम्प्यूटेड एक्सपेंडिचर। क्लास ट्रांसफर पेमेंट, फ्री की जो पेमेंट है, गिफ्ट, डोनेशन, चैरिटी, ये काउंट नहीं किया जाता, बिकॉज इसके बदले कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं हुआ है, तो ये काउंट नहीं किया जाएगा। डू नॉट इंक्लूड, बट एक बात सोचो, अगर आप सब चाहते हो फ्री में काम करना, हाँ सर हम कोई काम ना करें, हमारे हर महीने सैलरी मिलती चली जाए, अगर हर एक इंसान को हर महीने फ्री में सैलरी मिलेगी तो प्रोडक्शन तो कुछ होगा नहीं, तो तुम पैसे को थोड़ी खाओगे। भाई सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है कि मैं कंपनी में काम करता हूं, पैसे लेके आता हूं, कंपनी सामान बनाती है, मुझे बेचता है, फिर ये पैसे चला जाता है। अगर मैं कंपनी में काम ना करूं, पैसे लेके आ जाऊं, तो कंपनी ने सामान बनाया नहीं, तो मुझे भूख लगेगी तो मैं खाऊंगा क्या? कंपनी ने तो सामान तो बनाया ही नहीं। तो अगर सारे लोग फ्री में काम करने लगेंगे तो प्रोडक्शन तो होगा नहीं, अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो हम खाएंगे क्या? पैसा खाएंगे नहीं। तो यही चीज है क्लास की ट्रांसफर पेमेंट फ्री की पेमेंट होती है, कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन नहीं हुआ, इसके अंदर काउंट नहीं होगा। क्लास फाइनेंशियल असेट, शेयर डिबेंचर पे खर्चा काउंट नहीं होगा, पर ब्रोकरेज कमीशन काउंट होगा। सेकंड हैंड गुड्स पे किया हुआ खर्चा काउंट नहीं होगा, क्योंकि वो डबल काउंटिंग हो जाएगी।
नेशनल इनकम क्या होता है? एनएनपीएफसी सम टोटल ऑफ इनकम ओनली द नॉर्मल रेजिडेंट्स की इनकम ही काउंट होती है नेशनल इनकम के अंदर। डोमेस्टिक टेरिटरी किसे कहते हैं? वो एरिया जहां पे क्लास हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं। सर इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? प्रोडक्शन, परचेज, सेल, दीज आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। कुकिंग कर रहे हो हाउस पे, क्लास वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं माना जाता इसके अंदर, ठीक है ना, ये काउंट नहीं करता। इमोशनली भले ही है लेकिन ये काउंट नहीं करता। डोमेस्टिक टेरिटरी वो एरिया है जिसके अंदर हमारा जो पूरा एरिया है ना कंट्री का, वो डोमेस्टिक टेरिटरी है, ठीक है। जो भी शिप और एयरक्राफ्ट चल रहे हैं दो देशों के बीच में, मान लो लंदन से जा रहा है ब्रिटेन, ठीक, सॉरी लंदन से जा रहा है मुंबई, लेकिन इस शिप का मालिक अगर इंडियन है तो भले ही वो दो अलग अलग कंट्री में जा रहा है जहाज या फिर एरोप्लेन, वो इंडियन टेरिटरी का पार्ट कहलाएगा। फिशिंग वेसल और ऑयल रिग जो हमारे टेरिटरी के अंदर है, उसका मालिक हमारे देश के लोग हैं इंटरनेशनल वाटर पे, तो भी वो हमारे टेरिटरी का पार्ट कहलाएगा। जितनी भी एम्बेसीज अलग अलग कंट्री में है, इंडिया की एम्बेसी चाइना में है ना, तो वो इंडियन टेरिटरी का पार्ट है। इंडिया की एम्बेसी रशिया में है, वो इंडियन टेरिटरी का पार्ट है। रशिया की एम्बेसी इंडिया में है तो वो इंडियन टेरिटरी का पार्ट नहीं है। एम्बेसी सबका अपना अपना, मैं कैसे बताता हूँ कोड, एम्बेसी सबका अपना अपना। चाइना की एम्बेसी इंडिया के अंदर है, वो चाइना की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। सर वो इंडिया के अंदर है लेकिन एम्बेसीज उन्हीं का होता है अपना अपना। तो ये जो एम्बेसी इंडिया के अंदर है दिल्ली में, चाइना की एम्बेसी, वो किसकी टेरिटरी का पार्ट है? वो चाइना की टेरिटरी का पार्ट है, ठीक है। उसी तरह से चाइना में इंडिया की एम्बेसी है तो वो हमारी टेरिटरी का पार्ट कहलाएगा, ओके। डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर क्या क्या इंक्लूड नहीं होता? एम्बेसीज एंड मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ऑफ ए फॉरेन कंट्री इन इंडिया। कोई भी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट और कोई भी एम्बेसी फॉरेन कंट्री की इंडिया में है तो हमारे टेरिटरी का पार्ट नहीं है। जैसे चाइनीज एम्बेसी इंडिया में है, वो चाइना की टेरिटरी का पार्ट है, ना कि इंडिया का। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, WHO, WTO, लोकेटेड हमारे टेरिटरी के अंदर है लेकिन फिर भी वो हमारे टेरिटरी का पार्ट नहीं माना जाता। दो चीज, एम्बेसीज और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारे टेरिटरी के अंदर होने के बाद भी वो हमारे टेरिटरी का पार्ट नहीं है। लिख लो आज भविष्यवाणी कि ये टॉपिक 100% आएगा। जीडीपी वेलफेयर। सर जीडीपी होता क्या है? साल भर के अंदर सुई से लेके जहाज तक जितना भी सामान प्रोडक्शन हुआ है उसकी वैल्यू को बोलते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और हम जब भी जीडीपी की बात करते हैं वो रियल जीडीपी की बात करते हैं। सर और भी कोई जीडीपी होता है? यस, नॉमिनल जीडीपी, जिसकी बात हम आगे करेंगे। रियल जीडीपी क्या होता है उसकी बात भी आगे करेंगे। फिलहाल अगर देश की रियल जीडीपी बढ़ रही है तो देश का वेलफेयर हो रहा है। जितना ज्यादा सामान देश के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, समझ लो देश का उतना ही ज्यादा भला हो रहा है। जितना ज्यादा कंट्री के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा, समझ लो उतना ही ज्यादा देश का भला हो रहा है। बट देयर आर सम एक्सेप्शन। इन चारों केसेस के अंदर देश में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है लेकिन देश का भला नहीं हो रहा। ये चारों एक्सेप्शन है। जीडीपी बढ़ रहा है लेकिन देश का फायदा नहीं हो रहा है। इन चारों एक्सेप्शन है। पहला हो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। ध्यान से अच्छे से समझना, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट में BCD, ABCDE हटा दो, BCDE, BCDE निमोनिक कोड हो गया। बी फॉर क्या हो गया? बार्टर सिस्टम एक्सचेंज। अच्छा एक बात बताओ, आज भी हमारी कंट्री के अंदर नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स चलते हैं। बार्टर सिस्टम, सामान ले लो सामान दे दो, जूते पुराने बेच दो और क्लास फल खरीद लो, आइसक्रीम खरीद लो, चलता है गांव में। आज भी किसान काम करता है खेत में, पैसे की जगह क्या लेता है? अनाज ले लेता है। तो वो सारे ट्रांजेक्शन जीडीपी में रिकॉर्ड ही नहीं होगी। फॉर्मूला क्या है जीडीपी का? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल हो ही नहीं रही, सामान के बदले सामान दे दिया भैया, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व भी नहीं है। तो जीडीपी जो आपको दिखा रहा है वो ट्रू और फेयर वैल्यू नहीं दिखा रहा। तो हम उसको क्लास ये नहीं कह सकते कि वो ट्रू और फेयर है, उस बेसिस पे देश का कितना भला हो रहा है हम मेजर नहीं कर सकते। तो ये होगा बार्टर सिस्टम एक्सचेंज, इसको नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन भी कहते हैं। सेकेंड इज कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी। देश में देश की जीडीपी तो बढ़ रही है, प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है, लेकिन किन चीजों का प्रोडक्शन बढ़ रहा है? हथियारों का, गोला बारूद का, इन चीजों का प्रोडक्शन बढ़ रहा है। तो इन चीजों का प्रोडक्शन अगर बढ़ रहा है, देश में वेलफेयर नहीं हो रहा है। इसका मतलब भाई सीधी सी बात है, गरीबों को खाना चाहिए, ये सिर्फ सेफ्टी तो देता है लेकिन गरीबी भुखमरी बिटा नहीं सकता। प्रोडक्शन बढ़ रहा है ओवरऑल जीडीपी का, लेकिन उसके अंदर ज्यादातर सामान हथियार, गोला बारूद है। अगला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। भाई देश में प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है लेकिन उसका ज्यादातर हिस्सा अमीरों को मिल रहा है। ज्यादा गाड़ियां, ज्यादा घर बन रहे हैं, बिक रहे हैं, लेकिन वो सब अमीरों को मिल रहा है। गरीब आज भी गरीब है। अमीर के पास एक घर था, 2 घर खरीद लिया, एक गाड़ी थी, 2 गाड़ी खरीद ली, एक कंपनी थी, 2 कंपनी बना ली। गरीब के पास आज भी सेम है, कुछ भी नहीं है उसके, ना घर ना गाड़ी ना कंपनी। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी मतलब प्रोडक्शन तो हो रहा है
आप एक घर में मान लो ज्यादा खाना बन रहा है बट आपको उतना ही मिला जितना पहले मिल रहा था या कम मिल रहा है, तो फायदा क्या है? प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है लेकिन हर एक इंडिविजुअल को वो चीज नहीं मिल रहा, उसका बेनिफिट इक्वल सबको नहीं मिल रहा। लास्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट, मतलब जहां से इस टॉपिक को देख के मैंने कहा था कि पेपर में टॉपिक 100% आएगा, वो एक्सटर्नलिटीज। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे जीडीपी तो बढ़ रहा है लेकिन उससे हमारा वेलफेयर नहीं हो रहा, ग्रोथ नहीं हो रहा, नुकसान हो रहा है, और जीडीपी में हम इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ज्यादा फैक्ट्री बन रही हैं, ज्यादा रोजगार बन रहा है, ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन उस फैक्ट्री से निकला हुआ धुआं हमें बीमार करता है। क्या हम इस धुएं को, इस पॉल्यूशन को जीडीपी में मेजर कर सकते हैं? आंसर इज नो। इसको बोलते हैं नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। ज्यादा गाड़ियां बन रही हैं तो अच्छी बात है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, लेकिन ज्यादा गाड़ियां अगर बनेगी, ज्यादा पॉल्यूशन भी तो होगा, गाड़ी ज्यादा चलेगी, तो क्या उसको जीडीपी में रिकॉर्ड कर सकते हैं? उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। कोई इंसान है, पेड़ पौधे लगा रहा है, गार्डन को मेंटेन कर रहा है, उससे सबका भला हो रहा है, लेकिन क्या कोई उसको पैसे तो दे नहीं रहा, तो वो जीडीपी में तो रिकॉर्ड होगा नहीं। तो क्या हम इस चीज को जीडीपी में रिकॉर्ड कर सकते हैं? कोई पौधे लगा रहे हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि मॉनेटरी वैल्यू नहीं है। इसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज। तो एक्सटर्नलिटीज वो फैक्टर्स हैं जो देश के वेलफेयर पे इंपैक्ट डालता है लेकिन हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। दो तरह की एक्सटर्नलिटीज होती हैं। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज, किसी ने अच्छा काम किया, उसे कोई रिवॉर्ड नहीं मिला। नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, किसी ने पॉल्यूशन किया, उस पर कोई पेनल एक्टिविटी या पेनल्टी नहीं लगाई गई। जैसे ये लोग सारा दिल्ली में देखो, पूरा का पूरा यमुना, इस चीज पे जो आम आदमी पार्टी सरकार भी हार गई, इलेक्शन हार गई। तो यार ये सारी चीजें भी तो जीडीपी में इंपैक्ट डालता है ना। हम ज्यादा बीमार पड़ते हैं, हमारे पॉकेट में बर्डन आता है ना। दिल्ली में रहोगे, ज्यादा बीमार पड़ोगे, ज्यादा बीमार पड़ोगे तो फिर ज्यादा खर्चा आएगा, आपका सैलरी कम पड़ जाएगी आपकी, बट उसको जीडीपी में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। इसी को बोलते हैं नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। रियल जीडीपी क्या होता है? जब जीडीपी, ध्यान से समझना, 2010 2020, 2010 में अनाज की कीमत थी 5 रुपए, 20 में 15 रुपए। तब भी 100 किलो अनाज उगता था, जीडीपी 500 था। आज भी 100 किलो अनाज उगता है, जीडीपी 1500 है। इस जीडीपी को बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी, इस जीडीपी बोलते हैं रियल जीडीपी। ध्यान रखना, जब भी आप क्वांटिटी को पुराने ईयर के प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा रियल जीडीपी, और जब क्वांटिटी को करंट ईयर के प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा नॉमिनल जीडीपी। तो नॉमिनल जीडीपी हमें ज्यादा दिखता है ड्यू टू इन्फ्लेशन। कुछ खास काम नहीं किया सरकार ने, पहले भी 100 किलो अनाज उग रहा था, अभी भी 100 किलो अनाज उग रहा है, लेकिन प्राइस पहले 5 रुपए था तो देश की जीडीपी 500 थी। आज हम बोल रहे हैं गरीबों, देखो देश की जीडीपी 1500 है, गरीब खुश हो रहे हैं, जीडीपी बढ़ गई भाई हमारी सरकार में। भैया बढ़ी कहाँ है? महंगाई की वजह से बढ़ी है, प्राइस जो है वो क्या है, बढ़ गया है। तो रियल जीडीपी अगर आपको चेक करना है, रियल जीडीपी है कितना है, तो भैया वो क्वांटिटी को देख के पुराने प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो। पुराने प्राइस को कांस्टेंट ईयर प्राइस या बेस ईयर प्राइस भी कहते हैं, ठीक है। तो व्हेन जीडीपी इज मेजर्ड एट बेस और कांस्टेंट ईयर प्राइस, इट इज कॉल्ड रियल जीडीपी। और जब जीडीपी मेजर किया था करंट ईयर प्राइस पे, उसको बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी को इन्फ्लेशन एडजस्टेड जीडीपी भी कहा जाता है, और इसमें कोई इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं होता। रियल जीडीपी इकोनॉमिक इंडिकेटर है कंट्री के वेलफेयर को मेजर करने के लिए ना, ये एक्चुअल है, ये ट्रू इंडिकेटर है कि इकोनॉमी का वेलफेयर कितना हो रहा है। जबकि नॉमिनल जीडीपी पे भरोसा नहीं किया जाता, वो ट्रू इंडिकेटर बिल्कुल भी नहीं है। तो रियल जीडीपी ट्रू इंडिकेटर है इकोनॉमिक वेलफेयर को मेजर करने के लिए, जबकि नॉमिनल जीडीपी ट्रू इंडिकेटर नहीं है। और रियल जीडीपी बेटर है एज कंपेयर टू नॉमिनल जीडीपी, क्योंकि वहां पे करंट ईयर प्राइस होता है, यहाँ पे बेस ईयर प्राइस होता है। दोनों जीडीपी में जो डिफरेंस है उस चीज को मेजर किया जाता है जीडीपी डिफ्लेटर। दोनों जो जीडीपी का प्राइस का डिफरेंस है उस चीज को मेजर किया जाता है जीडीपी डिफ्लेटर से। द रेशियो ऑफ नॉमिनल जीडीपी टू रियल जीडीपी इज वेल नोन एज इंडेक्स ऑफ प्राइस, और इसी को जीडीपी डिफ्लेटर कहा जाता है। असर्शन रीजन ट्रू फॉल्स में ध्यान रखना। प्राइस इंडेक्स या जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। भूलना मत क्लास, प्राइस इंडेक्स या जीडीपी डिफ्लेटर, दोनों जीडीपी में जो डिफ्लेटर है, जो डिफरेंस है, उसको मेजर करते हैं नॉमिनल अपॉन रियल इनटू 100। याद रखना, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, तो एन पहले आता है एबीसीडी में, इसलिए एन ऊपर है, फिर ओ पी क्यू आर आर नीचे, क्योंकि वो बाद में आता है। तो इस कहानी की तरह से या इस तरीके से मेथड से आप क्लास एक इल्यूजन से इसको याद कर सकते हो। देयर इज अनदर वे टू मेजर द चेंज इन प्राइस। क्या चेंज इन प्राइस सिर्फ जीडीपी डिफ्लेटर से मेजर किया जाता है? नहीं, इसको क्लास कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई से भी मेजर किया जाता है। दिस इज द इंडेक्स ऑफ प्राइस
of given basket of commodity which are bought by the representative consumer. CPI is generally expressed in percentage term. ये भी क्लास आमतौर पे परसेंटेज टर्म में एक्सप्रेस किया था। अलग अलग कमोडिटी के बास्केट का प्राइस कितना चेंज हो रहा है उसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से या जीडीपी डिफ्लेटर से भी मेजर किया जाता है। ये एनसीईआरटी की लाइन थी तो मैंने आपको करा दिया, कुछ छुड़वाया नहीं है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की ये 4 कंपोनेंट हैं। सबसे पहला है नेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, यानी कि वही जो इनकम मेथड का फॉर्मूला आपने याद किया है ना, ये वही चीज है। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। प्रॉपर्टी से क्या इनकम आता है? रेंट। एंटरप्रेन्योरशिप से क्या इनकम आता है? प्रॉफिट और इंटरेस्ट इनकम, ठीक है। और दूसरा है नेट रिटेन अर्निंग, यानी प्रॉफिट का वो हिस्सा जो टैक्स और डिविडेंड देने के बाद बचता है। तो जो इनकम मेथड के फॉर्मूले है ना, वही चीजें क्या आती है? कंपोनेंट्स ऑफ एनएफआई। पहला आपका कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, फिर रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट, और फिर रिटेन अर्निंग्स रिजर्व, ठीक है। इन सबको ऐड करोगे है ना, ये जो प्रॉफिट है ना विदाउट रिजर्व है, यहाँ रिजर्व अलग से है। ये सब क्या है? कंपोनेंट ऑफ एनएफआई है। लास्ट है डिफरेंस बिटवीन डेप्रीशिएशन और कैपिटल लॉस। डेप्रीशिएशन क्या होता है? किसी भी एसेट को आप यूज करोगे, घिसेगी एसेट, पुरानी होगी, उसको बोलते हैं डेप्रीशिएशन, ठीक है। It refers to fall in the value of fixed asset due to normal wear and tear, passage of time or expected obsolescence. लेकिन capital loss क्या है? Due to unexpected situation, unforeseen obsolescence, natural calamity, चोरी हो गया, accident हो गया, है ना, ये सब चीज क्या है? कैपिटल लॉस है। और डेप्रिसिएशन के लिए प्रोविजन बनाया जाता है और ये प्रोडक्शन प्रोसेस को हैम्पर नहीं करता, रिपेयर कर दिया जाता है इसके अंदर। मशीन चुर गई, टूट गई, आग लग गई, जल गया, तो कोई प्रोविजन पहले से नहीं बना सकते इसमें, और ये प्रोडक्शन प्रोसेस को हैम्पर करता है। अब आते हैं सारे के सारे न्यूमेरिकल्स पे। मैंने आपको सारे के सारे फॉर्मूले बता दिए, बेसिक कन्वर्जन हम लोग ने कर लिया, इनकम प्रोडक्शन एक्सपेंडिचर आपने देख लिया। अब चलते हैं एक एक करके जो अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं वो बनाते हैं। इसके अलावा मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा जिसके अंदर मैं बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स को रखूंगा और आपको वो सारे न्यूमेरिकल्स की एक ही वीडियो में प्रैक्टिस करा दूंगा, जिससे लगभग 10 नंबर का हमारा कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे आओ, एक एक करके क्वेश्चन आते हैं। कम टू क्वेश्चन 1, कैलकुलेट एनवीएएफसी। आपको नेट वैल्यू एडेड निकालना है फैक्टर कॉस्ट का। तो सबसे पहले आप लिखोगे बाई यूजिंग, आप ऐसे आंसर लिखना, आंसर नंबर 1, बाई यूजिंग प्रोडक्शन मेथड, ठीक है। पेपर में ऐसे लिखना, मैं सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं कराऊंगा, मैं तुम्हें एक ही करा रहा हूं। प्रोडक्शन मेथड आपका निकलेगा जीवीएएमपी या जीवीएएमपी या जीडीपीएमपी। आपको पूछा क्या है? एनवीएफसी, तो मैं वीए के कंपैरिजन में ही इसको काउंट करूंगा, ठीक है। तो जीवीएएमपी हो गया, और इसका फॉर्मूला आप लिखना पहले एग्जामिनेशन में, फॉर्मूला सेल्स प्लस, पेपर में फॉर्मूला जरूर लिखना, चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, ठीक है। मैं अपने एसपीसी से ऐप पे आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट भी लेके आऊंगा, और उन मॉक टेस्ट में भी मैं आपको बताऊंगा कैसे डिटेल में आंसर्स राइटिंग कैसे करने। आपको पता होता है बट आप लिख नहीं पाते हो। अगर आपको सेल दिया गया है ना, तो भैया फिर आपको एक्सपोर्ट्स नहीं लेना, यही सेल आपकी टोटल सेल है। किसी किसी क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना, सेल की जगह दिया होगा आउटपुट इन यूनिट्स, आउटपुट इन यूनिट्स की 200 आउटपुट बनाया है, फिर होगा प्राइस पर आउटपुट जो है वो 10 रुपए है। तो ये जो क्लास आपकी सेल्स निकल कर आएगी ना, वो आपकी 2000 निकल कर आएगी। यानी कि जब भी आपको आउटपुट यूनिट्स में दिया हो, उसको मल्टीप्लाई कर देना प्राइस से, आपको सेल्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो जीवीएमपी का फॉर्मूला होगा सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। सेल्स हो गया 3000 का, चेंज इन स्टॉक और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है 450 का, माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। इंटरमीडिएट कंजप्शन आपको सीधा सीधा 110 दिया हुआ है, और तो कुछ नहीं है। इंटरमीडिएट कंजप्शन दे दिया, आपका जीवीएमपी निकल आएगा। सॉल्व करो, जीवीएमपी कितना आ रहा है। तो पहले इस मेथड से जीवीएमपी निकाल पाएंगे, 3000 प्लस 450 चेंज स्टॉक माइनस 110। कई बार चेंज स्टॉक की जगह खाली ओपनिंग स्टॉक दिया होगा, क्लोजिंग गिवन नहीं हो तो क्लोजिंग को 0 मानना, उससे ओपनिंग घटाना, तो फिर आपको चेंज स्टॉक मिल जाएगा। तो ये आ गया 3340, तो जीवीएमपी आ गया 3340। अब आपको क्या करना है? निकालना क्या है? एनवीएएफसी। निकालना क्या है? एनवीएएफसी। गिवन क्या है? जीवीएमपी। ग्रॉस से नेट जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन। हमने वीए इसीलिए निकाला था कि वीए सेम रहे, एमपी से एफसी में जाने के लिए माइनस एनआईटी, ठीक है। तो आप इसे जीडीपीएमपी लिखते ना, तो फिर आपको एनवीएफसी नहीं, आपको फिर एनडीपीएफसी कैलकुलेट करना पड़ता, और बात बराबर है, आंसर सेम है, नंबर तब भी पूरे मिलते। तो जीवीएमपी कितना आ रहा है? 3340 माइनस डेप्रिसिएशन, यानी कि कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल 200 है, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस
नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं दिया है तो उसको जीरो मत मानना। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का फॉर्मूला क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स भी नहीं दिया है तो आपको पता है जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है वो इनडायरेक्ट टैक्स है। ध्यान रखना, कॉर्पोरेट टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स में सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी दिया होगा वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स होगा। और सब्सिडी कितना है? 350। सॉल्व करो, 3340 माइनस करोगे 200 माइनस करोगे 150 और प्लस करोगे 350, इट्स 3340 है। सेम ही आ गया। अरे वाह, ये तो सेम ही आ गया, कोइंसिडेंस हो गया। प्लस माइनस करके ना ये सेम ही आ गया। ओके, प्लस माइनस करके सेम आ गया 3340 आपका आंसर, और सारे फिगर्स करोड़ में है तो 3340 करोड़ ये आपका आंसर आ गया। तो सबसे पहले आपने प्रोडक्शन मेथड लगाया, उसका फॉर्मूला लिखा आपने, फिर कंप्यूटेशन करके जीडीपी एमपी निकाला, फिर उसको एनवीएफसी में या एनडीपीएफसी में कन्वर्ट कर दिया। ये है पूरा क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो इसको, ठीक है। अच्छा, अब ये लिखा क्या है? परचेज ऑफ मशीनरी टू बी यूज इन प्रोडक्शन यूनिट। भाई मशीनरी को नहीं लेते, मशीनरी इंटरमीडिएट कंजप्शन है ही नहीं, तो मशीनरी को लेना ही नहीं है आपने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। कैलकुलेट सेल्स। अच्छा, सेल्स निकालने, सेल्स किस मेथड में होता है? जीवीएमपी में। तो आप बाई लिखो, बाई यूजिंग प्रोडक्शन मेथड, जीवीएमपी इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, ठीक है। तो आपको सेल्स कितना दिया गया है जरा मुझे बताओ, सेल्स कितना दिया गया है? सेल्स इस क्वेश्चन में तो निकालना ही है सर, वो थोड़ी दिया गया है। चेंज स्टॉक दिया होगा, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो 600 माइनस 100 ये आ गया 500। इंटरमीडिएट कंजप्शन यानी परचेज ऑफ रॉ मटेरियल वो आपको दे रखा है 3200। और जीडीपी एमपी जीवीएमपी नहीं दिया, लेकिन आपको दिया क्या है? एनवीएएफसी। हमें चाहिए क्या? ऊपर क्या रखना है? जीवीएमपी। गिवन क्या है हमें? एनवीएएफसी। तो एन से जी में आने के लिए प्लस करोगे डेप्रीशिएशन, वीए सेम है, एफसी से एमपी में आने के लिए प्लस करोगे एनआईटी। तो एनवीएफसी कितना है? 4000 है। डेप्रीशिएशन जो दे रखा है, डेप्रीशिएशन कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, ये आपका 700 है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको नहीं दिया, तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इस पूरे क्वेश्चन में इनडायरेक्ट टैक्स कहीं है ही नहीं और सब्सिडी है 400, तो 0 माइनस 400, तो ये हो गया 4000 प्लस 700 माइनस 400, ये आ गया 4300 का जीवीएमपी, ये आ गया 4300। अब सेल्स निकाल लो, ये आ गया आपका 4300। अब सेल्स कैसे निकालोगे? अब आपका सेल्स कैसे निकालोगे आप? सेल्स सॉल्व करो ना इसको, तो 4300 इधर भेजो, 500 क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा 500, 4300 माइनस करोगे 500, फिर ये करोगे प्लस का 3200, इट्स 7000। तो हमारा 7000 जो आ गया वो आ गया आपका सेल्स। तो आपको सेल्स निकालना था, आपने निकाल लिया 7000। तो पहले आपने प्रोडक्शन मेथड लगाया, उससे आपको सॉल्व हो नहीं पाया, ये चीज गिवन नहीं थी। लेकिन इसके अलावा कोई भी एक चीज गिवन हो ना, उससे आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, जो बेसिक कन्वर्जन फॉर्मूले थे ना उसकी मदद से। लिख लो सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना और कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज निकालना, ये दोनों ही किस फॉर्मूले के अंदर आते हैं? इनकम मेथड के अंदर आते हैं। तो ऑपरेटिंग सरप्लस का फॉर्मूला है, पेपर में पूरा लिखना, शॉर्टकट में लिखना, रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट। तो रेंट है 100, रॉयल्टी है 20, इंटरेस्ट कितना है? 50 प्लस प्रॉफिट्स। अगर आपको प्रॉफिट नहीं दिया होता तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, डिविडेंड और कॉर्पोरेट टैक्स लेना है। प्रॉफिट दिया है तो फिर बाकी वो अगर दे भी रखा तो उसे इग्नोर करना है। प्रॉफिट कितना है? 200। तो आपके पास आ गया है ऑपरेटिंग सरप्लस 100 प्लस 20 प्लस 50 प्लस 200, 370। दूसरा क्या निकालना है? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, और वो किस मेथड में आता है? इनकम मेथड में। इनकम मेथड का फॉर्मूला क्या है? एनडीपीएफसी इक्वल टू कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, वो आपको दे रखा है, ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है, प्लस मिक्स्ड इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड। आपको इस पूरे क्वेश्चन में मिक्स्ड इनकम नहीं दे रखा तो आप इसको 0 मान लो। ऑपरेटिंग सरप्लस कितना गिवन है? 370। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज आपको निकालना है। अगर एनडीपीएफसी हमको मिल जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन यहां पे ना जीडीपीएमपी गिवन है। हमें गिवन क्या है? जीडीपीएमपी, और हमें चाहिए क्या? एनडीपीएफसी। ग्रॉस से नेट जाने के लिए माइनस डेप, डोमेस्टिक से डोमेस्टिक सेम है, एमपी से एफसी जाने के लिए माइनस एनआईटी। तो जीडीपी एमपी आपको कितना गिवन है सर? 1800 गिवन है। डेप्रीशिएशन कितना गिवन है? डेप्रीशिएशन 200 गिवन है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना गिवन है?
इनडायरेक्ट टैक्सेस है 250 और सब्सिडी है 50, तो आईटी माइनस सब्सिडी। इसको सॉल्व करते हैं, 1800 माइनस 200, ठीक है, ये 250 में से 200 गया तो आएगा 250 में से 50 क्या आएगा 200, फिर माइनस 2 1400 आ गया, तो यहाँ रखो 1400, ये आपका 1400 आ गया, इज इक्वल टू COE प्लस ये, तो 1400 माइनस करोगे 370 आ गया 1030, तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज कितना आ गया 1030, ये आपको निकालना था। लिख लो सारे बच्चे, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज आ गया 1030। आइए बात समझ कैसे कैलकुलेट करना है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। आपको ये दो चीज निकालनी थी, आपने दो चीज निकाल लिया। ऐसे घुमा फिरा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैलकुलेट जीडीपी एफसी, अच्छा क्या निकालना है जीडीपी एफसी। अगर मैं यहां देखूं तो मुझे लग रहा है कि एक्सपेंडिचर मेथड है, तो बाय यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड आप जीडीपी एमपी निकालोगे। पहले सारा फॉर्मूला लिखोगे और फिर कंप्यूट करोगे। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 800, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 450, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। जल्दीबाजी बिल्कुल मत करना, गलती हो जाएगी नहीं तो। अब ये नेट है तो डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल दिया है 50, तो ये पूरा का पूरा जो आ गया वो आ गया ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, प्लस नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट दिया हुआ है माइनस का 30, ढंग से देखना माइनस का ही 30 है, तो 800 प्लस 450 1250 प्लस 150 प्लस 50 माइनस का 30, इट्स 1420। 1420, तो जीडीपी एमपी कितना आ गया आपके पास, आ गया जीडीपी एमपी 1420, ठीक है। अब इसके बाद आपको निकालना क्या है, निकालना है जीडीपी एफसी, गिवन क्या है जीडीपी एमपी। तो एमपी से एफसी में जाने के लिए माइनस एनआईटी है, तो ये आ गया 1420 माइनस एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस वो है 120, तो आपका आंसर आ गया 1300। तो जीडीपी एफसी आ गया। तो 3 से 4 नंबर क्वेश्चन है ना 2 मिनट के अंदर आप कर लोगे। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना बस, और कोई चीज गिवन नहीं है तो उसका दूसरा नाम क्या है वो देख लेना, इतना ही काम करना है। 5th क्वेश्चन, अच्छा अब आपको ना दोनों मेथड से करना है, तो मैं यहाँ पे ना दोनों मेथड से करता हूँ, इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों मेथड से निकालना है, ठीक है। और आंसर आपको पता है दोनों मेथड से सेम ही आना है, दोनों मेथड से आपका आंसर जो आएगा वो सेम आएगा। करो जरा, निकालना क्या है जीएनपी एमपी इनकम मेथड, तो यहां पे लगाते हैं इनकम मेथड, यहां लिखते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। मिनिमम 4 मार्क्स का ये आना ही आना है, कम से भी कम। अच्छा इनकम मेथड से निकलेगा क्या एनडीपीएफसी, पहले एनडीपीएफसी निकालेंगे। एक्सपेंडिचर मेथड से क्या निकलता है जीडीपी एमपी, फॉर्मूला लिख देना फिर। तो इनकम मेथड में सबसे पहले आता है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, वो नहीं दिया गया है, तो वेजेस एंड सैलरी और एम्प्लॉयर, यहां ढंग से पढ़ना, एम्प्लॉय का मत ले लेना, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम, तो वेजेस सैलरी है 520, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 100, तो ये आ गया पहला कंपोनेंट 620, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस। अब अगर आपको ऑपरेटिंग सरप्लस दिया गया है 190, तो रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट को मत देखना, फिर मिक्स इनकम। अब इस पूरे क्वेश्चन को मैं देखूं आगे तो कुछ नहीं, इस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी कोई मिक्स इनकम नहीं दे रखी है, तो ये आपका आ गया सॉल्व करके, वो जीरो दे रखा है, 620 प्लस 190 810। आपको निकालना लेकिन क्या था, निकालना है जीएनपी एमपी, निकालना क्या है जीएनपी एमपी, गिवन क्या है एनडीपी एफसी। नेट में क्या ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन, तो ग्रॉस बन जाएगा। डोमेस्टिक में क्या ऐड करेंगे एनएफआईए, तो नेशनल बन जाएगा। एफसी में क्या ऐड करेंगे एनआईटी, तो एमपी बन जाएगा। तो ये आ गया 810 प्लस डेप्रिसिएशन। कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल कितना है, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल 30। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड वो कितना दिया है, देखो जरा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना दिया है, एक सेकंड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एक बार चेक करो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम, ढंग से पढ़ना, अगर ये 2 दिया होता ना साइन चेंज कर देते बस और कुछ नहीं करते। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस का 5, तो माइनस का 5 हो गया, और प्लस एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कहाँ है, नेट इन टैक्सेस 105, ये आ गया 105। तो सॉल्व करेंगे 810 प्लस 30 माइनस 5 प्लस 105, इट्स 940। अब अगला चीज हमें निकालना है जीडीपी एमपी, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर वो है 600, गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर है 200,
तो ये हो गया 800, 600, 200। अब हमें चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट कैपिटल फॉर्मेशन है तो डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं है, नेट कैपिटल फॉर्मेशन लिखा है, एक ही बात है। तो इसमें हम डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे, वो कितना है 30 है, तो 100 है वो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस 30 ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। फिक्स दिया होता तो चेंज स्टॉक भी ऐड करते, बट फिक्स नहीं दिया है। कुछ बच्चे ना अगर इसमें चेंज स्टॉक दिया होता ना, कुछ बच्चे जबरदस्ती उसमें ऐड कर देते, कुछ बच्चे चेंज स्टॉक को जबरदस्ती ऐड कर देते उसमें। भैया आपको जब जरूरत नहीं तो क्यों ऐड करोगे, भले क्वेश्चन में दिया ही क्यों ना हो। नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट कितना 15, तो नेट एक्सपोर्ट कितना है आपका 15। तो आप चेक करोगे तो आएगा 600, 200, 130 प्लस 15, 945। ये आ गया जीडीपी एमपी 945। बट तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें चाहिए जीएनपी एमपी। गिवन क्या है जीडीपी एमपी, कन्वर्ट करो ऐसे क्लॉकवाइज, ग्रॉस से ग्रॉस सेम है, डोमेस्टिक से नेशनल प्लस एनएफआई है, एमपी एमपी सेम है। तो 945 एनएफआई आपको कितना दिया गया है माइनस का 5, एनएफआई है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस का 5 दिया गया है, तो बस आ गया 940। दोनों ही मेथड से देखो आंसर क्या आ रहा है आपका, सेम आ रहा है। तो पहले आते थे 6-6 नंबर में जो क्वेश्चन आते थे तब ऐसे क्वेश्चन आते थे, बट खैर कोई नहीं, लिख लो वीडियो पॉज करके इसको। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। कैलकुलेट जीडीपीएफसी एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं यही कर रहा हूं, ध्यान समझना। आपको फीटा भी निकालना है और जीडीपीएफसी भी निकालना है। अगर मैं ओवरऑल देखूं ना चीजों को तो मुझे समझ आया कि सर ये चीज तो गिवन है, जीएनपीएमपी गिवन है सर, जीएनपीएमपी गिवन है, इसकी मदद से सीधा निकाल देते हैं जीडीपीएफसी। जीडीपीएफसी निकाल दो इसकी मदद से, हाँ करते हैं कन्वर्ट, ग्रॉस से ग्रॉस सेम है, नेशनल से डोमेस्टिक में जाने के लिए माइनस एनएफआई है, एमपी से एफसी में जाने के लिए माइनस एनआईटी। तो ये आपको निकालना है, ये गिवन है आपको 1400। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन नहीं है तो फीफा माइनस फीटा, फीफा गिवन है 60 लेकिन फीटा गिवन नहीं है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर जीरो मान लो नहीं गिवन है, मैं बोलूंगा भैया थोड़ा पढ़ लो, क्वेश्चन खुद ही कह रहा है फीटा निकालो। जो चीज निकालने के लिए क्वेश्चन कह रहा है आप उसको जीरो कैसे मान सकते हो। माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको गिवन है 120। तो क्या अब इसको आगे सॉल्व कर सकते हो, नहीं कर सकते, अटक गए ना। इसीलिए अब हम लगाएंगे मेथड। तो अब कौन सा मेथड इस क्वेश्चन में लगेगा, मुझे लग रहा है इनकम मेथड लगेगा, उसके आइटम गिवन है। तो इनकम मेथड से निकलता क्या है, एनडीपीएफसी लिखोगे बाय यूजिंग इनकम मेथड, फिर फॉर्मूला लगाओगे। तो सबसे पहले कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज आ गया 800, फिर लिखोगे कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट। तो रेंट कितना है 150, रॉयल्टी कितनी है इस क्वेश्चन के अंदर, रॉयल्टी 0, इंटरेस्ट कितना है 100, प्रॉफिट्स कितना है। अगर आपको प्रॉफिट दिया गया है ना तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स मत लेना, और मिक्स इनकम क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो एनडीपीएफसी निकल गया हमारा 800, 150, 1250। पर हमें चाहिए क्या यहाँ पे, जीडीपीएफसी, जीडीपीएफसी चाहिए हमें। हमें गिवन क्या है एनडीपीएफसी, प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन। अब इस क्वेश्चन में ना कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल डेप्रिसिएशन कहीं भी गिवन नहीं है, तुम जीरो मान लोगे तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। सर आप ही ने तो बताया नहीं गिवन है जीरो मान लेना, नहीं मैंने कहा था नहीं गिवन है और तुम निकाल भी नहीं सकते तो जीरो मानना, बट तुम यहाँ निकाल सकते हो। कैसे, तुम्हारे पास दो चीजें हैं यहाँ पे, नोटिस किया तुमने, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अगर ये नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया होता, लाइक ये है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, अगर आपको नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया होता ना तो ग्रॉस और नेट का जो डिफरेंस आता ना वो डेप्रिसिएशन आता, लेकिन यहाँ नेट फिक्स दे दिया, यहाँ पे नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे दिया। अब हम क्या करें, तो इसे कन्वर्ट कर लेंगे, बहुत आसान है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल टू नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, डोमेस्टिक नहीं गिवन होता ना तो भी वो डोमेस्टिक ही है। अब ये फिक्स्ड है तो इसमें क्या ऐड करोगे, नेट है तो डेप ऐड करोगे, फिक्स्ड है तो चेंज स्टॉक ऐड करोगे। अब इसे सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, राइट। अब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन तो गिवन ही है हमें 300, ये कितना गिवन है 200, डेप्रिसिएशन हमें चाहिए, और चेंज स्टॉक कितना गिवन है 50। सॉल्व करेंगे जो डेप आएगा वो आएगा 50। तो हम इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन को जीरो नहीं मानेंगे, यहाँ डेप आ गया 50। तो ये था 1250 प्लस ये 50, जीडीपी एफसी आ गया जो पूछा था क्वेश्चन में, वो आ गया 1300। अब आपको फीटा भी पूछा हुआ है तो अब यही आप पुट कर दो वैल्यू 1300, सॉल्व कर लो फीटा निकल के आएगा।
तो ये मेहनत बेकार नहीं गई आपकी। सॉल्व करो। 1300 इज इक्वल टू 1400 माइनस 60 प्लस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस का 120। तो अब ये आ गया 1400 माइनस करोगे 60 माइनस करोगे 120, इट्स 1220। तो 1300 माइनस 1220 इज इक्वल टू, इधर क्या बच गया फीटा, तो फीटा आपका आ गया 80, ये आ गया आंसर। ठीक है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड लिख लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बहुत बड़ा क्वेश्चन भी है। 4 नंबर में थोड़े कम चांस है आने के, लेकिन हाँ ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं, तो ये पेपर में 6-6 नंबर में पूछे जाते थे, और कई बार ऐसा होता है ऑप्शन में भी आ जाता है थ्योरी क्वेश्चन न्यूमेरिकल के ऑप्शन में, बट न्यूमेरिकल इजी रहता है और उसमें पूरे नंबर मिलेंगे। थ्योरी में टीचर 6 में से 5 या 4 में से 3 दे के छोड़ देगा। इस साल की सीबीएसई सैंपल पेपर का कितना अच्छा क्वेश्चन है। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल डेटा, ये है नॉमिनल जीडीपी, और ये नॉमिनल जीडीपी बेस ईयर प्राइस। देखो नॉमिनल जीडीपी एडजस्टेड बेस ईयर प्राइस, इसको सीधा सीधा क्या ले सकते हैं, रियल जीडीपी। और आपको क्या करना है, परसेंटेज चेंज इन रियल जीडीपी इन 2023 यूजिंग 2020 को बेस। तो 2020 वाला जो है ना, उसको आपने क्या करना है, बेस मानना है। अच्छा मुझे इतना बताओ कि आपको बताना है कि चेंज कितना हुआ रियल जीडीपी में। तो चेंज कितना हुआ, 4500 हो गया, पहले था 4000 अपॉन 4000 इंटू 100, तो ये आएगा 500 अपॉन 4000 बेस है इंटू 100 विच इज 12.5%। तो सीधा सीधा आंसर आ गया आपका 12.5%। खत्म। तो देखो मैंने आपको एवरीथिंग रिवीजन करा दिया, हर चीज, चाहे वो थ्योरी हो, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, चाहे वो फॉर्मूले हो, इंक्लूड एक्सक्लूड आइटम हो, फाइनल गुड्स हो, इंटरमीडिएट गुड्स हो, एनसीईआरटी के नोट्स हो। तो यहाँ पे एक कंप्लीट वीडियो थोड़ी लंबी बन गई, लेकिन यकीन मानो मेरा गला बैठ गया बिल्कुल। सब कुछ अच्छे से रिवीजन करा दिया, कुछ भी नहीं छूटा। इतना करके अच्छे से प्रैक्टिस करो। शाम को 7 बजे इसके पीवाईक्यू, 9 बजे एमसीक्यू बनाओ। आज रात 12 बजे से पहले मुझे बताना कमेंट सेक्शन में क्या प्रॉमिस कर रहे हो कि आज रात को 12 बजे से पहले किसी भी कीमत पे आप नेशनल इनकम खत्म करोगे, 10 नंबर अपने जेब में डालोगे। ओके, इसे प्रैक्टिस कर लेना, कोई डाउट कोई दिक्कत मुझे पूछना। और कल का शेड्यूल ध्यान रखना, सुबह मनी बैंकिंग, रात को एडीएस खत्म करेंगे पूरा का पूरा, मैक्रो परसों। ठीक है, कल और परसों के अंदर मैक्रो खत्म हो जाएगा, 40 नंबर हमारे जेब में होंगे। पढ़ के आना, अच्छे लगे वीडियो लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके, टेक केयर, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।